आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे जैक बोर्ड का जो वर्मा निकलता है उसका सेट 3 मैथमेटिक्स का करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें मैंने सेट 1 और सेट 2 जो है वो कंप्लीट करके रखा हुआ है। आप चाहे तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इसका सेक्शन ए जो है जिसमें एमसीक्यू है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चन को बनाया जाए, क्योंकि वर्मा में जो है वो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है और बहुत सारा आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। जैसे इसका भी आंसर जो है वर्मा में गलत दिया हुआ है, तो सॉल्व करेंगे और बिल्कुल बेसिक्स के साथ अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ पे चेंज भी मिले तब भी आप उसको बना लेंगे इजीली, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं बहुत ही ध्यान से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। मतलब यहाँ पे जो 96 है इसका आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 2 के टेबल में ये कितने बार में आ जाएगा, 2 4 जा 8 1 तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। 2 के टेबल में ये आएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8। 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में। तो कितना आ गया, 2 का पावर कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 और 3 कितना है 1 बार है। तो यहाँ पे बोला है पावर किसका, पावर 2 का, तो 2 का पावर यहाँ पे कितना दिख रहा है 5, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 21 एंड 91। देखो एचसीएफ का मतलब होता है इस ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर जिसका टेबल पढ़ने से ये दोनों आएगा। तो किसके टेबल में, यहाँ पे जो दिख रहा है किसके टेबल में ये दोनों आएगा, 7 के टेबल में आएगा, तो 7 आंसर होता है। तो चलिए ऐसे कैसे बनाएंगे ना, बड़ा नंबर रहा तो कैसे बनाएंगे। तो पहले इसको फैक्टर करेंगे, तो 3 7 जा हो गया, मतलब 3 इंटू 7 हो गया 21 का फैक्टर। उस तरह से 91 है, तो 91 का कितना हो जाएगा 7 13, तो 13 7 जा हो जाता है 91। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह मैच क्या कर रहा है, जो मैच कर रहा है वही होता है हम लोगों का एचसीएफ होता है। अच्छा एलसीएम अगर पूछता तो एलसीएम में क्या होता है कि जो मैच किया है उसको एक बार, और बाकी जो बच गया है उसको भी लिखना पड़ता है कब, अगर एलसीएम पूछा जाता है तब। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो इरेशनल नंबर पाई होता है, याद रखना पाई एक इरेशनल नंबर है। ऐसा रूट में कोई नंबर जिसका रूट ना निकलता हो, जैसे इसका रूट नहीं निकलता तो ये हो गया, या फिर पॉइंट में कोई नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा हो, मतलब जैसे कि बढ़ते जा रहा है इस टाइप से, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे देखना है कौन सा इरेशनल नहीं है। देखो यहाँ पे पाई आ गया, मतलब ये तो इरेशनल है। रूट 7 इसका भी रूट नहीं निकलता है तो ये भी इरेशनल है। इन दोनों का भी रूट नहीं निकलता, ये भी इरेशनल है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कट रहा है, देखो ये 5 है, 2 से ये कट रहा है, कितने बार में 4 बार में, रूट के अंदर कट सकता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4, और इसका रूट निकलता है, कितना निकलता है 2, तो ये कितना आ गया 10, तो ये हम लोग का तो 10 आ जा रहा है, तो ये हम लोग का इरेशनल नहीं, ये क्या है रेशनल है। अच्छा इसी पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो जीरो होता है जीरो वो हम लोग का रेशनल होता है, इरेशनल नहीं रेशनल। इसके बाद 10 क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन, कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज बताना है, तो मैंने आपको बताया था जीरोज के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये जो कर्व लाइन होता है जो भी दिया रहता है वो x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है यही होता है। तो देखो यहाँ पे कितना बार कट कर रहा है, x लाइन को 2 बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे याद रखिएगा, अगर एक बार सिर्फ ऐसे टच किया हुआ रहता है तो इसको 1 बोलते हैं, अगर टच नहीं किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 बोलते हैं, या ये भी 0 ही होगा क्योंकि x को टच नहीं किया ना, तो ये भी 0 ही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, द सम ऑफ जीरोज, क्या निकालना है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है c/a। तो सम ऑफ जीरोज -b/a, क्वेश्चन में तो वही बोला है सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर ध्यान दो, माइनस तो पहले फॉर्मूला का लिखना होगा, b के जगह में कितना है, b के जगह में है 7 है, और a के जगह में कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/1। तो यहाँ पे क्या है -7/1, तो ये हो गया -7/1। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ ये आपको दिया हुआ है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने आपको सॉल्व कराया था कि a1/a2 अगर इक्वल नहीं हो b1/b2 का, तो इसमें क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करता है और इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन।
या फिर वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और अगर दोनों बराबर हो जाए A1/A2 B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 का, ये पैरेलल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और अगर पहला मतलब सभी बराबर आ जाए, यहाँ पे सब जो है वो इक्वल आ जाए, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर ही दूसरा लाइन आ गया, इसमें होता है मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आंसर निकल रहा है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इसमें आंसर नहीं निकल रहा है इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। याद रखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये वाला मैच कर रहा है, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, ये वाला आंसर। फिर यहाँ पे है व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक है x + y = 5 है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और एक है 2x - 3y = 4, इसको इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, तो एलिमिनेशन मेथड ईजी होता है। क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, इसको सेम करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, तो इसको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे क्या है 1, तो इसको 1 से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 से पूरा को मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 2x + 2y = 10, और इसको कितना आ जाएगा, देखो 1 से करेंगे तो वही चीज़ रहेगा, 2x - 3y 4। जो यहाँ पे सेम किया उसका साइन अगर सेम रहेगा तो इसको क्या करना पड़ता है, चेंज। देखो दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे देखो नीचे वाला का ही चेंज करते, ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है चेंज करते समय। ये माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है, आ गया माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे कितना आ गया 2y और 3y, कितना आ गया 5y, और यहाँ पे कितना आ गया 10 - 4, कितना आ गया 6 आ जाएगा, ये बड़ा है उसी का साइन। अब यहाँ पे y = कितना आ जा रहा है 5 नीचे चल जाएगा तो 6/5, तो ये आंसर आ गया। तो y = 6/5 यहाँ पे है और कहीं पे है ये नहीं, तो यही आंसर हो सकता है। चलिए पूरा बना करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो y की जगह क्या पुट करना 6/5, तो ये हम लोगों को हो गया इक्वेशन 1, y की जगह में 6/5। अब इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस। अब इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे का एलसीएम 5, 1 के टेबल में 5 आता है 5 बार में, 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25, 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, ऊपर में माइनस करेंगे तो 19 और नीचे 5, तो ये आ गया x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6, ये ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्मा में जो है क्वेश्चन मिस्टेक है, या तो आंसर मिस्टेक है या क्वेश्चन मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पावर जो है हाईएस्ट पावर वो 2 होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर को अगर सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा x, फिर इधर भी है ना, इधर कितना आ जाएगा 2x, फिर यहाँ पर -6, तो यहाँ पे x² + 2x, इसको इधर लाते हैं। अच्छा 2x तो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ है, तो यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे +6, तो यहाँ पे x² + 7, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। ये a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + 2ab, तो 2 × a × b कितना आ गया 4x + b का स्क्वायर मतलब 4, इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x³ - 2x - 1, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। अब यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या बच रहा है x का पावर 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है ना। यहाँ पे देखते हैं सी नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, x² 3x + 1, और इसको a + b का होल स्क्वायर करो, a - b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a² - 2ab मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4x + b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये और ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे x² वाला तो बच ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर डी नंबर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आंसर तो फिर दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये दोनों होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला रहता तब ये वाला होता, लेकिन यहाँ बोला नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये दोनों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो दोनों आंसर होगा। अब एग्जाम में देखना है कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोनों हो जाएगा, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, अगर पावर 2 बच रहा है हाईएस्ट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिलहाल इसका आंसर अब क्या करें, क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों आंसर है, और अगर ये नॉट नहीं रहता तब ये आंसर होता है। ठीक है, इसको टिक नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर के लिए याद रखना हम लोग क्या निकालते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। मेन इक्वेशन कैसा होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह में कितना है, a की जगह में 6 है, b की जगह में कितना है -1, और c की जगह में कितना है -2। अब फॉर्मूला में पुट करो, b की जगह में कितना है -1 का स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह में 6 है, और ये c की जगह में कितना है -2, ब्रैकेट में लगा दीजिए। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और 4 6 कितना आ गया 24 इंटू 2 मतलब 48, कितना आ गया 49। तो डी का वैल्यू आ गया 49। डी जो है या तो 0 से बड़ा आता है, या 0 के बराबर, या 0 से छोटा। अगर 0 से बड़ा आ गया जैसे यहाँ पे आता है तो इसको बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर डी 0 के बराबर आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में आ जाए तो नो रियल रूट्स होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, देखो ये जो क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस होता क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब यहाँ पे दो जन के बीच में डिफरेंस कितना है। तो ऐसा देख के ही लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये -5 है, ये -1 है, तो नंबर बढ़ रहा है। -1 3 नंबर बढ़ रहा है, 3 7 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन में एक ही प्लस है, तो यही तो आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड में से पहला को माइनस करना। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सेकंड में से पहला को माइनस करना, ज़रूरी नहीं कि यही दोनों को माइनस करें, आप कोई भी लगातार दो को माइनस कर सकते हैं सेकंड में से पहला को। देखो 7 में से 3, लगातार कोई भी दो को माइनस कीजिए, कितना आ गया 4। ठीक है, या तो आप ऐसे जो आप सीखे हैं सेकंड में से पहला को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है किसको, पहला को, तो पहला तो खुद माइनस में है, तो कितना आ गया -1, यहाँ पे माइनस माइनस +5। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो +4 होना चाहिए। क्या लिखा हुआ 10th टर्म ऑफ AP। तो 10th टर्म के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे दो चीज़ चाहिए होता है, एक A और एक D। तो यहाँ पे A कितना है, A है हम लोग का 2, और D अभी हम लोग सीखे D कैसे निकालते हैं, सेकंड में से पहला को माइनस करके, ठीक है। अब A10 क्वेश्चन में क्या बोला है, 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे कम D, इससे एक कम, तो कितना हो जाएगा 9D। तो A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, 9 इंटू D का वैल्यू कितना है 5 है, तो कितना आ गया ये 45 मतलब 47। ठीक है आंसर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये दोनों के बीच का पॉइंट। अच्छा इस क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछ सकता है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, लेकिन अगर लिखा रहता कि ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो ऑरिजिन का मतलब भी 0 0 होता है। कई बार ऐसा दिया हुआ है कि डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से, तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं क्या होता है, x को माइनस करके स्क्वायर कर दो। अब किसी को भी आप पहले रख सकते हैं, इसको भी पहले, इसको भी पहले, तो चलो हम इसको पहले रखते हैं। x को क्या करना है माइनस, तो माइनस करना है, तो पहला लिख लिया, फिर माइनस करना है किसको, दूसरा को, ये खुद माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर स्क्वायर, फिर उसे दूसरा को माइनस करना है, तो ये कितना है 0 माइनस, ये दूसरा क्या है प्लस में है, तो ये है ना, सॉरी माइनस में था तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया, रूट अंडर, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, देखो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस करेंगे कुछ फर्क नहीं। 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, 4 का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 25, कितना निकला 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला में कि किसी को भी पहले रख सकते, चाहे इसको पहले रखो या इसको, आंसर सेम ही आ जाएगा। बस x को x के साथ करना है, y को y के साथ। ठीक है, यहाँ पे है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पॉइंट ये और ये। तो यहाँ पे a पॉइंट है 2, -4, यहाँ पे b पॉइंट है 4, -2। अब इसका मिडिल पॉइंट निकालना, मिडिल के लिए याद रखना है x को प्लस करके 2 से डिवाइड,
तो यहाँ पे कितना आएगा 2 + 4/2 और y को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो -4 + -2/2, तो ये कितना आ गया 6/2, ये कितना आ जाएगा -6/2, कट करके कितना आ गया 3 और यहाँ पे -3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 - 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्ग्रेंट वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 40 नंबर, ऑल स्क्वायर्स आर, तो मैंने समझाया है आपको कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है, जो दिखने में एकदम हूबहू उसका एकदम डुप्लीकेट लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। और सिमिलर मतलब क्या हो गया, जो छोटा बड़ा हो सकता है, सेम चीज़ बस उसी का बड़ा और छोटा फॉर्म, सेम भी हो सकता है, जैसे ये भी सिमिलर है दिखने में तो ये भी सेम है, या फिर जैसे बड़ा छोटा सर्कल, तो स्क्वायर या सर्कल या इक्विलेटरल ट्राइंगल ये किस में आ जाएगा, सिमिलर में आ जाएगा, याद रखिएगा। स्क्वायर, सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये सब किस में आ जाता है, सिमिलर में। कॉन्ग्रेंट में क्या आ जाएगा, दोनों सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझो, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। एग्जांपल ऐसे समझो कि कभी कोई कपड़ा खरीदने गए और कपड़ा एक पसंद करके घर तो लाए, लेकिन वो साइज़ छोटा हो रहा है, अब वही कपड़ा चाहिए मतलब वैसे सेम, तो क्या बोलते हैं दुकान में जाकर के फिर कि उसी जैसे दिखे बस उसका बड़ा साइज़, तो वही जैसे दिखे बड़ा साइज़, तो वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। या फिर दिखने में अगर वही सेम जैसा ही है, जैसे मान लेते हैं कि उसी जैसा और एक लेना है, तब भी वो सिमिलर हो जाएगा, है ना, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट वाला केस हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट में क्या हो जाता है, दोनों एकदम हूबहू सेम होना चाहिए, हूबहू सेम। तो याद रखिएगा और एक पॉइंट कि जितना भी कॉन्ग्रेंट चीज़ है वो सिमिलर भी है, कॉन्ग्रेंट सिमिलर भी है, क्योंकि दिखने में ये भी तो एक जैसा है। 15 नंबर क्वेश्चन, ये तो एक क्वेश्चन फिक्स से आना थेल्स थ्योरम से। अच्छा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ये और ये पैरेलल दिया रहे तो याद रखना है इस साइड का रेशियो, ये जो दो साइड है इसका रेशियो इसके साथ क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि आपको क्या निकालने बोला है, इसी निकालने बोल रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इसका भी यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए बना करके देखते हैं। तो ये पैरेलल दिया हुआ है, तो थेल्स थ्योरम से क्या जानते हैं, AD/DB = AE/EC, ठीक है। AD कितना है 1 और ये कितना है 2, AE कितना है 1.5 और EC नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आ गया EC और ये उधर चल गया 2, तो 1.5 का डबल कितना हो जाता है 3, तो ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन ABC और DEF दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में दिया हुआ है कि A और F जो है 50 के बराबर है, B और E जो है 70 के बराबर है, C और D जो है 60 के बराबर है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9 क्लास जैसा क्वेश्चन है ये वाला। ध्यान दो यहाँ पे A किसके साथ बराबर है, F के साथ, तो देखो A के जगह में F है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। A के जगह पे F है क्या, नहीं है, E है। देखो A और F 50 है, मतलब A और F बराबर होगा, तो A की जगह पे F है ही नहीं है, A की जगह में F हाँ है, चलो बाकी भी मैच करते हैं। B की जगह में क्या होना चाहिए, E, B मतलब सेकंड जगह पे, सेकंड प्लेस पे B है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, सेकंड प्लेस पे E हाँ है। थर्ड तो C और D, देखो यहाँ पे C यहाँ पे D है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये भी नहीं होगा, है ना, क्या था A की जगह में F, तो A की जगह में F है क्या, नहीं है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यहाँ पे है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, ax + bx ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे A की जगह में कितना है 2 है, B की जगह में कितना है -7 है और C की जगह में 6 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है D = b² - 4ac, तो B की जगह में कितना है -7, तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट रख करके, फिर 4 × A की जगह में कितना है 2 है और C की जगह में 6 है, ये कितना आ गया 49, 4 6 24 × 2 48, कितना आ गया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब D कितना आ गया 1। इसमें पहले हमको बताया D का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल, 0 से छोटा आ गया तो नो रियल रूट्स, याद रखिएगा। एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, ये एक सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट जो इसको जस्ट छू करके टच करके पार होता है, तो एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, तो ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे कट करता है, याद रखना, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एट हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्कल को कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे। फिर यहाँ पे है व्हाट एंगल डज द टेंजेंट टू अ सर्कल मेक विद द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो गया सर्कल, ये हो गया टेंजेंट जो एक पॉइंट पे कट करता है, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये हो गया सेंटर, सेंटर से यहाँ पे जो रेडियस खींचेंगे ये आर हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट एंगल डज द टेंजेंट टू अ सर्कल मेक विद द रेडियस। ये रेडियस और ये टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे याद रखना कई बार ऐसे दिया रहता है कि ये टेंजेंट है, आपको ये 90 डिग्री है ना, तो इन तीनों में से कोई एक साइड का रेशियो आपको निकालने बोलता है, तो वो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी अगर निकालने बोलेगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ़ कॉस ए इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक ए। तो यहाँ पे ध्यान दो, कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, h/p होता है। और अगर आपको पता है तो h सबसे बड़ा साइड होता है, h सबसे बड़ा साइड, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा। तो एक ये वाला है और एक ये वाला है ऊपर, ये तो दोनों ऐसे ही कैंसिल हुई है। ऊपर से आप कॉस का अगर फॉर्मूला जानते हैं, कॉस का ये क्या होता है, p/h होता है, ये सॉरी b/h होता है, कॉस का b/h। मतलब यहाँ पे जो ये 3 है, ये 3 क्या है, देखो कॉस का फॉर्मूला है ना, तो ये जो 3 है ये क्या है, b है। मतलब कोसेक के फॉर्मूला में तो p होता है, तो b तो आएगा नहीं, मतलब ये 3 तो नहीं रहेगा, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आंसर होगा। बाकी चलिए इसको फॉर्मूला से करते हैं। ये कॉस जो a है वो कितना दिया हुआ है 3/5, जो कि फॉर्मूला होता है b/h होता है। अब हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस से, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर, इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं ना। h का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, p का नहीं पता, तो ये कितना आएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, इसको उधर भेजो तो 25 - 9 इक्वल टू क्या बचा p स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 16। अब स्क्वायर को इधर लाओ तो ये कितना आ गया 4, तो p का वैल्यू आ गया 4। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कोसेक का h/p, h कितना है, h है 5 और p कितना है 4, तो ऑप्शन ये वाला सही। 21 नंबर क्वेश्चन है इफ़ 2 cos a इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर देखो cos a, 2 cos a कितना है 1 है, तो cos a कितना आ जाएगा, 2 को उधर भेजो। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इधर अगर cos है तो इधर भी cos लाने की कोशिश कीजिए। तो cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू होता है। अब सोचिए cos कैंसिल हो गया, तो a की जगह में कितना आ गया 60। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 cot स्क्वायर a माइनस 3 कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू। तो देखो दोनों जगह से 3 को कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ पे cot स्क्वायर a, यहाँ पे क्या बचा कोसेक स्क्वायर a। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ ये 3। याद रखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये सब इसीलिए यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, तो ये आ गया 3। इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन पेयर ऑफ इक्वेशन, ये क्या होगा। तो मैंने आपको बहुत बार ये वाला बताया है कि अगर रेशियो जो है वो बराबर नहीं आए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइन इंटरसेक्ट करता है और इसको क्या बोलते हैं अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर पहला दोनों बराबर आ जाए, बराबर होगा, पहला दोनों बराबर आ जाए लेकिन तीसरा के साथ बराबर नहीं आए, तो इसको बोलते हैं पैरेलल होगा। ये दोनों पैरेलल, इसमें नो सॉल्यूशन आता है। और अगर तीनों बराबर आ जाए, तीनों अगर यहाँ पे बराबर आ जाए, तो इसके लिए क्या हो जाता है मेनी सॉल्यूशन, है ना, मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन है ना, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है 24 नंबर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर है, इसका फुट से 30 मीटर दूर में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ
टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देखा जा रहा, टॉप ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री, एलिवेशन मतलब नीचे वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। द हाइट ऑफ टावर, तो इसमें सिंपल से याद रखो कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है, इसके लिए ये वाला क्या होता है बी, इसके लिए ये वाला क्या होता है पी, तो पी बाई बी किस में आता है 10 में आता है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे 10 का, तो 10 30 इक्वल टू क्या हो गया ए बी बाई बी सी। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको करा करके रखा है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं चैनल में। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी नहीं पता, बी सी कितना है 30, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर चल गया कितना आ गया 30√3, देखो इसको इधर भेज दिया लेकिन इसको इधर नहीं भेजे, क्यों नहीं भेजे, क्योंकि हमको तो ए बी निकालना है, फिर इसको इधर भेजेंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे, ए बी निकालना है तो उसको सिंगल करना पड़ता है, मतलब उसको अकेले रखो। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है आंसर तो है ये नहीं है ऐसा कोई, तो क्या करेंगे नीचे रूट आ गया, रूट को क्या करते हैं रेशनलाइज करके हटाना पड़ता है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी नीचे है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, जो भी नीचे रहता है उसको ऊपर नीचे लिखना पड़ता है, तो ऊपर में आएगा 30√3 और नीचे √3 एक बार लिखेंगे एक बार, तो ये कट गया कितना बार में 10 बार में, तो कितना आ गया 10√3 मीटर, ऑप्शन बी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस आर। तो देखो सेक्टर क्या होता है, ये जो आपको पिज्जा का टुकड़ा जैसा दिखता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं, ये पूरा जो है ये सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये नॉर्मली होता है, तो देखो कहाँ पे है थीटा और पाई आर स्क्वायर ऊपर में रहेगा, थीटा पाई आर स्क्वायर ऊपर में रहेगा और नीचे 360, यही वाला देखो आगे पीछे किया है उससे कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई में। अच्छा और एक याद रखिए, ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ये भी याद रखिएगा। और बाकी सेगमेंट का पूछता है तो सेगमेंट मतलब ये टुकड़ा जो होता है सेगमेंट का, सेक्टर में से ट्राइंगल को हटाना पड़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 एंड सेंट्रल एंगल 30। तो यहाँ पे क्या है आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, अच्छा निकालना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, 360 पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया 42, तो स्क्वायर हो तो क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, 0 0 कटा, 3 से ये कटेगा 12 बार में, 7 से ये कटा 6 बार में, 6 से ये कटा 2 बार में, है ना, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो कितना आ गया 11 इंटू 42, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 2 2 4 6 और यहाँ पे 4, तो 462 ऑप्शन सी सही सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है कि अ वेसल्स एक बर्तन जो है इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। अब देखो इन्वर्टेड कोन क्या होता है, जैसे एक कोन जो होता है वो ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे अगर घर में हम लोग रखना चाहे तो ऐसे रहेगा, तो ये सीधा हो गया और ये इन्वर्टेड हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला एक इन्वर्टेड कोन है इज हाइट, अच्छा इट्स हाइट 21। तो हाइट देखो इसमें दो टाइप का हाइट होता है, एक होता है तिरछा वाला हाइट को एल बोलते हैं स्लंट हाइट, और एक ये वाला हाइट जिसको एच बोलते हैं। तो यहाँ पे तो नॉर्मल हाइट लिखा हुआ है, मतलब ये वाला जो है ये कितना है 21 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप एंड, और रेडियस इसका कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसी को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कोन का निकलता है। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ 5, तो 2 बार 5 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एच का वैल्यू कितना है 21, ये 7 से ये कटा 3 बार में, 3 से ये 3 कट गया, तो कितना आ गया 2 2, और यहाँ पे कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा 25 2 से 50, 11 इंटू 50 मतलब 05055, ठीक है 550 आ गया आंसर। 28 नंबर जो क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इतना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, एक क्यूब होता है जो कि 216 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्यूब उधर जाता है तो क्या होता है क्यूब रूट, यहाँ पे 3 लग जाता है।
अब इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 1 6 को ब्रेक करते हैं, कितना आ जाएगा 2 1 2 0, 2 8 16। देखो एक बार में डबल ले लेते हैं तो यहाँ पे बीच में 0 लगता है। 2 5 10, 2 4 2, 2 4, 2 7 फिर 3 9 फिर 3 3 तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। देखो यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब होता है 3 मैच करेगा तो एक बाहर, क्यूब का मतलब 3 मैच करेगा तो एक बाहर, तो कितना आएगा 6। अब निकालना क्या है इसमें टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला 6A²। तो 6 × A का वैल्यू कितना है 6 है, स्क्वायर है मतलब 2 बार। अभी कितना आ गया 6 6 36, 36 को 6 के साथ तो कितना आ जाएगा 6 36 का 6 हासिल हुआ 18 6 2 1 6, तो वही आंसर आ जा रहा है। ठीक है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके जो बढ़ते जाता है ना, 4 5 6, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ बोले कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होना चाहिए। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग का 3, तो स्टार्टिंग का 3 नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा 1 2 3। फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग का 3 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो मीन मतलब होता है टोटल यहाँ पे जितना भी है उसको ऐड करो 1 2 3, और यहाँ पे कितना चीज़ है 1 2 3 चीज़ है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया 6 आ गया, और नीचे 3 कट करके कितना आ गया 2, तो आंसर हो गया 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो एक चीज़ याद रखना, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का कितना % चांस है होने का। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसके लिए ये वाला याद रखिएगा कि ये 1 या 1 से छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर पॉइंट में हो सकता है, याद रखिएगा। ये देखो 0.8 हो सकता है, 2.5 ये नहीं हो सकता, ये तो 1 से बड़ा हो गया ना 2.5। ये भी नहीं हो, ये भी हो सकता है, क्यों हो सकता है देखो, अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये भी तो 1 से बड़ा है ना। तो ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, परसेंटेज को पहले नॉर्मल करो, परसेंटेज को नॉर्मल करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये कितना आ गया, ये भी 0.80 ही लिखा हुआ है, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो डी नंबर कैसे पता करें, तो याद रखना है अगर फ्रैक्शन में ऊपर वाला वैल्यू, जैसे ऊपर वाला वैल्यू अगर बड़ा रहे तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर इसको डिवाइड करके देखो, नीचे वाला बाहर रहता है ना, तो डिवाइड करके देखेंगे तो 6, ये छोटा पड़ गया तो पॉइंट लगा देंगे, 6 48, ठीक है। तो ये 0.8 जैसा कुछ आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, बस यही वाला नहीं होगा क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बी का जो 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि आपको HCF जो है वो दिया हुआ है 336 और 54 का HCF कितना है 6 है। क्या निकालने बोल रहे हैं, LCM निकालने बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा एक ट्रिक होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये होता है। तो ये रूल से बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या क्या हो गया 336 इंटू 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है 6 है, 6 इंटू LCM, तो LCM, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 336 इंटू 54 डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे LCM। अब इससे काटो, 6 ये कटा 9 बार में, अब 9 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे 336 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3024, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे किया हुआ है। चाहे तो आप इस तरीके को भी फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या किया है ज़ीरोज़ निकालने बोल रहा है। तो ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, जो भी मैंने आपको बताया है कि बीच वाला यहाँ पे जो भी नंबर है उसके जगह पे क्या कीजिए, आप ब्रैकेट रखिए, फिर x रखिए, फिर 4। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 12 आ रहा है,
अब इस 12 को ऐसा दो नंबर में तोड़िए जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस या माइनस को एक चीज़ करने से ये बीच वाला आए। तो बीच में क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है तो 1 आना चाहिए। तो 4 3 जो 12 होता है ना, और इन दोनों को माइनस करने से ये 1 भी आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़ा नंबर को 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए, कितना आ जाएगा 3x² और उसके बाद यहाँ पे माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4, दोनों में से x कॉमन आ गया। फिर अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x भी नहीं है दोनों जगह पे, और ना ही ये 3 और 4 किसी के टेबल में आता है, तो 1 आ जाएगा कॉमन। तो 1 आ गया और यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 4, ठीक है, 3x माइनस 4 बचा यहाँ पे। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको आप एक बार लिखिए और जो बाहर है उसको मिला करके एक बार लिखिए। तो वही सेम वाला ब्रैकेट को एक बार और जो बाहर है उसको मिला करके एक बार लिखा गया है। अब पहला भी ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। फिर आप क्या कीजिए, 4 को इधर भेजिए, +4 हो गया और 3 डिवाइड में आ गया, ये आ गया 4/3। उस तरह यहाँ पे +1 इधर आके -1 हो गया, तो आंसर हम लोग क्या आ गया -1 और यहाँ पे 4/3 हो गया। इसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक AP में क्या है 50 टर्म है टोटल, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो जो तीसरा टर्म है वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 जो है, A3 थर्ड टर्म जो है वो 12 दिया हुआ है, तो 12। तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D होता है, जो कि दिया हुआ है 12, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ, एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल टर्म कितना है 50 है और लास्ट टर्म दे दिया 106। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी स्कूल में 50 बच्चे, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और इस 50 में जो आखिरी रोल नंबर है वो राहुल का है, तो राहुल का रोल नंबर कितना होगा 50 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लास्ट टर्म कितना 106 है और टोटल 50 ही टर्म है, इसका मतलब आखिरी टर्म कितना हो जाएगा 106। इसका मतलब 50वां टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 106। अब 50 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 49D है ना इक्वल टू 106। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। उसके बाद लिखिए, क्या लिखिए, फ्रॉम 1 and 2। कैसे लिखेंगे, देखिए पहला इक्वेशन को लिख लिए, उसके बाद दूसरा इक्वेशन को। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो दोनों ही जो है, ये A जो है वो सेम आ गया, लेकिन साइन दोनों का तो प्लस है तो चेंज करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, नीचे वाला को चेंज किया है। फिर यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस किया है, यहाँ भी प्लस है तो इसको माइनस किया है। अब ये तो कट जा रहा है, ये कट गया। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और 49 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 2 और 49 को माइनस करने से यहाँ पे -47 आएगा। यहाँ पे माइनस लिखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा। और उसी तरह यहाँ भी अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस लिखिएगा। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसको दिखाना ज़रूरी है। तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा 47D और 94। अब 47 डिवाइड में आ जाएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड में आएगी और ये 2 बार में कट गया, तो D का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ पे नीचे में एक बार लिख दीजिएगा कि D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद इस जो D का वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन में ये जो D है, D की जगह में 2 पुट कर दिए, तो 2 2 जा 4, 4 को इधर भेज दीजिए तो -4 हो जाएगा, और 12 इधर ऑलरेडी 12 है, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 बचा। तो A का जो वैल्यू है वो 8 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में निकालने बोला था इसका जो 29th वाला टर्म है वो निकालने बोला था। तो 29th वाला टर्म कितना हो जाएगा, A29 का जो फॉर्मूला होता है, A29 का फॉर्मूला होता है A + 28D। इससे एक कम, जो 29 है उससे एक कम यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, A का वैल्यू है 8, ये 28 और D का वैल्यू था 2, तो 2 × 28 कितना हो गया 56 हो गया, और यहाँ पे 8 है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 64 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 26। तो 2 नंबर है तो जाहिर सी बात है डिफरेंस यहाँ पे बोल दिया, मतलब एक बड़ा नंबर होगा
एक बड़ा नंबर होगा, उसमें से एक छोटा नंबर को माइनस करेंगे तभी जा करके ये डिफरेंस आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई किया है, लेकिन उससे अच्छा सबसे बेहतर होगा लेट कीजिए और यहाँ पे लिखिए लार्जर नंबर जो है उसको एक्स मान लीजिए और जो स्मॉलर नंबर उसको वाई मान लीजिए। ठीक है, ये बेहतर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है। तो बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर मतलब x माइनस वाई कितना आ जाएगा 26। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 माना भी है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब एक नंबर जो है ना, वो दूसरा का क्या है 3 टाइम्स है। तो वही बड़ा नंबर जो है वो छोटा नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x जो है वो x क्योंकि बड़ा माने थे हम लोग, तो बड़ा जो है वो छोटा वाले का 3 गुना है ना। जैसे होता है ना बड़ा भाई का एज जो है छोटा से बड़ा होता है, तो उसी तरह से छोटा का 3 गुना करेंगे तब जाकर के बड़ा वाला आएगा। इसी को आप क्या कीजिए, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ईजी बनाते हैं इसको। तो ईजी ऐसे होगा, इसी को आप क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये सब कुछ मत मानिए, है ना, ये सब कुछ मत मानिए। उसके बाद देखिए बता रहे हैं यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए, ये जो x जो ये आ गया ना, यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x आ गया है ना, इन इक्वेशन 1। तो 1 में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। तो 1 देखो यहाँ पे क्या है, 1 को लिखिए क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पे 3y है। तो x की जगह पे 3y रख दीजिए माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, ये इक्वल टू है, तो ये कितना आ गया 2y इक्वल टू 26। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, 26 कितना आ गया 13। तो लास्ट में लिख दीजिएगा y इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। ये y का वैल्यू आ गया। उसके बाद y का जब वैल्यू आ गया, फिर इस y का वैल्यू को आप क्या कीजिए इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए फ्रॉम 2, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 3y है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 13 है ना, तो 13 पुट कर दीजिए। x का वैल्यू क्या आ गया 39। ठीक है, लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि हैंस, है ना, जो लार्जर नंबर जो आप माने थे वो x माने थे, कितना आ गया 39, और जो स्मॉलर नंबर है जो कि आप y माने थे वो आ गया 13। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसी टाइप से बनाया होगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड किया है, आप नॉर्मल वाला कर सकते हैं जो भी बताएं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये 2 पॉइंट से। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये फिगर ये वाला सही फिगर नहीं है, इसको एग्जाम में नहीं बनाइएगा, है ना, ये वाला फिगर को। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसमें एक्स का वैल्यू मिलता है, वाई का नहीं मिलता है। पहला एक्स होता है दूसरा वाई। उसी तरह अगर ये वाई एक्सिस रहता तो पहला वाला 0 होता और दूसरा वाला वाई लिखते हैं। ठीक है, फिगर इसका कैसे बनेगा देखो, फिगर इसका ये एक जो पॉइंट है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे होगा इसका गारंटी नहीं है ना, तो इसीलिए तो पहला जो पॉइंट है इसको आप लेट कर लीजिए, है ना, इसको P मान लीजिए। P जो है एक्स वाई है, x, 0 है, y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है 2, -5। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है आपका b क्या है -2, 9। इसको आप b मान लीजिए। और ये जो है ना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये ऐसा फिगर बनाइएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लकीर एक बार दीजिएगा। तो यहाँ पे P पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है, A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो PA है ये बराबर होगा PB का। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है यहाँ पे आप लिखिएगा बाय डिस्टेंस फार्मूला, या फिर है ना यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे लिखिए, ये सब चीज़ को मत लिखिएगा, इसको भी नहीं। ठीक है, ये दोनों चीज़ को मत लिखिए। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप लिखेंगे
क्या लिखेंगे, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले क्या था, पी ए था, तो पी और ए को हम बोले थे ना, अभी फिगर आप यही वाला बनाइएगा जो यहाँ बगल में बनाए थे। तो पी ए क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में होता है कि सिंपल आप क्या कीजिए, एक्स एक्स को माइनस कीजिए, तो यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस 2 है, और फिर स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस दूसरा को माइनस कीजिए, वाई वाई को, तो कितना है 0 माइनस, किसको माइनस करना, -5 को, तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर कीजिए। याद रखिएगा एक्स एक्स को जब माइनस करने बोले तो किसी भी एक चीज़ को पहले रख सकते हैं, चाहे 2 को पहले रखो या एक्स को पहले रखो, तो सबसे अच्छा होता है वेरिएबल को पहले रखना। इक्वल टू, अब पी बी का लिखना है, मतलब इन दोनों का, ठीक है, तो पी बी का अगर लिखना है तो यहाँ पर वही इक्वल टू रूट अंडर, इधर तो नीचे लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पर जगह नहीं है, तो इन दोनों को अगर करेंगे तो वही सेम एक्स एक्स को माइनस करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स फिर -2, तो यहाँ पे एक्स है माइनस, और किसको करना है, -2 को करना है, ये जो माइनस लिखे हैं ये फॉर्मूला का माइनस है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होती है, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह प्लस वाई वाई को माइनस करना, तो इसका देखो ये 9 है और ये 0 है, तो क्या हो जाएगा 9 - 0, इसका स्क्वायर, ये 0 है। अब इसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे लिखिएगा ना, यहाँ पे अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अब यहाँ पे सेंस बन रहा है, क्योंकि दोनों तरफ रूट है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो भी आप अंदर में लिखे हैं वो बचेगा, मतलब अब आपको ये वाला लाइन को लिखना है, ये दोनों लाइन को नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्यों नहीं लिखिएगा और भी बता रहे हैं। इस लाइन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं अभी, ये रूट वाला करने के बाद ये लाइन, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा क्यों नहीं लिखना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, y2 - y2, अगर दोनों ही y2 है तो यहाँ पे वैल्यू अलग कैसे हो जाएगा, x2 - x2, दोनों ही x2 है तो यहाँ पे वैल्यू अलग अलग कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उस अकॉर्डिंग यूज़ नहीं किया गया है, तो आप कोशिश करिएगा फॉर्मूला नहीं लिखने का, डायरेक्ट जैसा मैंने बताया वैसे लिखिए। फिर देखो अब इस लाइन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये a - b का होल स्क्वायर हो रहा है, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, ये 0 + 5 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, अच्छा 4x नहीं कटेगा, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन होना चाहिए, ये तो अलग अलग है, ये -4x है, ये +4x है, तो क्या करना होगा, -4x लिख दीजिए, और ये जो 4x है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 25 है, 25 को आप राइट साइड भेज दीजिए, यहाँ पे 81 था, 81 बच गया, और 25 जो था वो राइट साइड आकर के माइनस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे -4x -8x आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 56, 8 को डिवाइड में भेज दीजिए, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 8 जो -8 है डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड होकर कितना बचेगा, -7, कभी भी नीचे माइनस नहीं रखते, उसको ऊपर भेज देते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा, x = कितना आ गया, -7 आ गया। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, हम लोग क्या माने थे, x, 0 माने थे ना, तो x का वैल्यू -7 आ गया, तो -7, 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे है 2 10 स्क्वायर 45, और यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, तो 2 10 स्क्वायर 45, तो 2 हो गया, 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी लगा दिए। कोसेक 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद 2, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे दोनों तो सेम ही सेम है ना, दोनों सेम ही सेम है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या बचा, इतना कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है, 2 हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काटिए, ये बेहतर रहेगा, यहाँ पे और बराबर 2 लिख दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि फिगर दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में तो फिगर देगा नहीं। यहाँ पे है कि ई इज़ द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो अब क्या कीजिए, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी, लिख दिए। उसके बाद बोल रहे हैं ए डी इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब ए डी को आगे बढ़ाया जाए, ए डी को आगे बढ़ाया गया है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए डी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ई एक पॉइंट होगा। उसके बाद क्या पूरा बी ई, तो बी और ई को पहले मिलाओ तभी तो बी ई बनेगा। बी और ई को मिला दिए तो बी ई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को, कहाँ पे कर रहा है, ये एफ पे कर रहा है। तो देखो ये सी डी है,
ये सी डी दिख रहा है और ये बी ई क्या कर रहा है, उसको कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, एफ पे। अब देखो ये जो फिगर है वो सेम इस टाइप का बन गया, ठीक है, फिगर बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये सिमिलर होगा। कौन सा, ए बी ई ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है और सी एफ बी ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों को सिमिलर। सिमिलर के लिए कुछ रूल होता है, या तो दो एंगल बराबर कर दीजिए, या फिर तीनों साइड का रेशियो बराबर कर दीजिए, या फिर साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड का रेशियो और उसके बीच के एंगल को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, वही दो ट्राइंगल को लिखेंगे, ठीक है, यही दो ट्राइंगल जो है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मतलब एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल लिख लिए। सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम अगर है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, इसी को तो अपोजिट बोलते हैं। देखो इसका ए एंगल इसका सी एंगल बराबर होगा। देखो ये सेकंड नंबर ये वाला लिखा हुआ है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। उसके बाद अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल होता है। तो देखो ये वाला जो साइड है ये इसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब कभी वो मीट नहीं करेगा दोनों जा करके। तो अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब दोनों पैरेलल है, तो देखो बीच में ये जो है ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है और यहाँ पे जेड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। जेड मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम लोग पढ़े थे, है ना, कि किसी भी लाइन में पैरेलल लाइंस में अगर ऐसा लाइन कटे तो ये जेड जो है वो बराबर होता है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल इसके साथ बराबर होगा, दैट इज ये वाला एंगल। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ए ई बी, देखो यहाँ पहले लिखा है, और ये वाला एंगल इसके साथ बराबर होगा क्या, सी एफ बी। देखो सी एफ बी अल्टरनेट एंगल। तो दो एंगल जब हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। इसके बाद देखिए यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कार्ड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन तो आता ही है कार्ड का, मतलब मैक्सिमम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा कार्ड के बारे में आप जानिए, है ना, अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो देखो तो क्या है कि जैसे एक कार्ड होता है, क्लब्स इसको बोलते हैं ना, क्लब्स, ठीक है, क्लब्स इसको बोलते हैं, ये काला रंग का होता है, ठीक है, क्लब्स इसको बोलते हैं। सॉरी, तो क्लब्स इसको बोलेंगे। क्लब्स में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है, सब कार्ड में सेम ही होगा। पहला को इक्का बोलते हैं, फिर 2 3 4 5 करके 10 तक रहेगा, है ना, 10 तक। और उसके बाद फिर क्या है, पहला होता है जोकर, क्वीन और फिर किंग। तो ये तीनों जो है ये फेस कार्ड होता है, मतलब इस पर फेस बना होता है, फेस कार्ड। उसके बाद आपका फिर और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेड्स बोलते हैं, इस टाइप से एक रहता है, ये भी ब्लैक कार्ड होता है। तो सबसे पहला जो है वो इक्का हो गया, एस कार्ड बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद 2 3 4 ऐसे 10 तक नंबर रहेगा। फिर यहाँ पे फेस कार्ड रहता है, सबसे पहले जोकर, क्वीन और फिर किंग। फिर यहाँ पे आता है जिसको हम लोग डायमंड बोलते हैं ना, इस टाइप से रहता है डायमंड। तो डायमंड में भी पहला इक्का रहता है, फिर 2 3 4 ऐसे 10 तक। फिर उसके बाद जोकर, क्वीन और किंग। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, लास्ट में एक हार्ट रहता है, ठीक है, ऐसा एक हार्ट रहता है। तो इसमें पहला वही सेम इक्का, फिर 2 3 ऐसे करके पूरा कहाँ तक जाता है, 10 तक जाता है ना, 2 से लेकर के 10 तक। उसके बाद रहता है जोकर, क्वीन और किंग। ये तीनों में जो है ये चेहरा बना होता है ना, फेस बना होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, 12 हो गया। अच्छा, एक कार्ड, एक वाला जो कार्ड है, जैसे एक वाला में कितना रहता है, 13 करके रहता है, सब में 13 13 करके, सब में 13 करके। तो टोटल कार्ड कितना हो जाएगा, टोटल कार्ड 52। इसीलिए क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 52 कार्ड हम लोगों का होता है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नंबर, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग। तो रेड कलर देखो यहाँ पे ये 2 है रेड कलर, तो रेड कलर में किंग कितना है, 1 2। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ए लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ए मतलब कई बार ऐसा लगता है कि एक है, हम अपने टाइम में ऐसे कन्फ्यूज होते थे, तो एक नहीं, बस आप ये याद रखिए क्या बोला है आपको, किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का किंग कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/52। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आपको पूछा गया है उसको ऊपर लिखिए और टोटल जितना भी कार्ड होता है, मतलब टोटल जो चीज़ होता है उसको नीचे रखिए। तो टोटल तो 52 होता है, तो 52 को नीचे रखें, और जो आपको पूछा गया रेड कलर का किंग तो वो 2 होता है, ऊपर रख दीजिए। कट करके कितना आ जाएगा, 1/26। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर वही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है,
सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड बोला है, तो फेस कार्ड यहाँ पे देखो कितना है, फेस कार्ड कलर तो नहीं बोला है कौन सा कलर का, तो फेस कार्ड यहाँ पे 12 है, तो 12 बाई टोटल कार्ड कितना है 52। अब इसको कट कर देंगे, देखो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये आ गया 4 के टेबल में कट के 3/13 आ गया, ठीक है। इसके बाद है आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है अ रेड फेस कार्ड, तो लाल रंग का फेस कार्ड, तो लाल रंग का फेस कार्ड कितना है यहाँ पे 6 है टोटल, तो हो जाएगा 6 बाई टोटल कार्ड कितना है 52 है ना, तो ये आ गया कट गया 2 के टेबल में 3 बार में और 2 के टेबल में 26 बार में, ठीक है, तो ये हम लोग का 3/26 आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे है क्या लिखा हुआ द क्वीन ऑफ डायमंड, देखो इसको डायमंड बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना इसको डायमंड बोलते हैं, तो क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में कितना क्वीन है, डायमंड में तो एक ही क्वीन है, तो ये आ जाएगा 1/52 आ जाएगा, ठीक है, सबका आंसर हो गया। देखो अच्छा इसमें याद रखना एस कार्ड के बारे में कई बार पूछता है एस कार्ड, तो एस कार्ड का क्या हो जाएगा, टोटल 4 था है ना, सबका एक एक करके 4 था और नीचे हो जाएगा 52, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/13 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ पूछता है नॉट एस कार्ड, मतलब इक्का नहीं होना चाहिए, तो इक्का टोटल 4 है, तो नॉट बोला है तो 4 को छोड़ दो, कितना हो जाएगा 48/52, कट कर दीजिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 के टेबल में 12 और यहाँ पे 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ चलिए, इधर है ये, अगेन ये इंपॉर्टेंट तो है, ये है पूछता ही है ऐसा, तो इसमें क्या है कि प्रूफ दैट 6+√2 इज इरेशनल, तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं उसको रैशनल मान लेते हैं। अब रैशनल मान लिए तो उसके बाद लिखेंगे, अगर ये रैशनल है तो इसको P/Q मतलब A/B जैसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा खाली नहीं छोड़ना, यहाँ पे लिखना है कि A और B क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर A एंड B आर, है ना, क्या है, ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स है, एंड B नॉट इक्वल टू 0, इस चीज़ को आप यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा पूरा कि वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स एंड B नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें टास्क एक ही चीज़ रहता है कि ये जो भी रूट में है उसको अलग रखिए और बाकी इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 6 को इधर भेज दिया, -6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ये बट नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए सिंस, लिखिए सिंस क्या है कि ये A B यहाँ पे जो भी है सबको कॉमा कर करके लिख दीजिए, A है, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे A, B एंड 6, क्योंकि 3 चीज़ है, तो A, B एंड 6 आर इंटीजर, तो इसलिए ये जो है ये क्या हो जा रहा है रेशनल हो जा रहा है, क्योंकि रेशनल मतलब क्या होता है ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर। अगर ये रेशनल है तो यहाँ पे लिखिए फिर सो लिखिए, कॉमा के बाद जो है कॉमा के बाद सो √2 इज रेशनल, अगर इधर वाला रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होगा, वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। बट अब यहाँ पे ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल, ये जो आ गया ना ये अगेंस्ट में आ गया, वही बोल रहा है कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट में आ गया, किसके अगेंस्ट में, कि √2 हम लोग जानते हैं इरेशनल होता है, उसके अगेंस्ट में आ गया। अब ऐसा आया क्यों है, तो यहाँ पे आप बीच में जो ये गैप है यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना होगा, बट दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, so 6+√2 is irrational, ठीक है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इस टाइप का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद 7√2 का कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, है ना, लिखने वाला वो ध्यान दे सकते हैं। और √3 √5 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करके रखिएगा। फिर यहाँ पे आता है सॉल्व ग्राफिकली, तो ग्राफ से सॉल्व करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, तो पहला इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए x + 3y = 6 है, ठीक है, इसको फॉलो नहीं कीजिएगा, यहाँ पे ये जो तरीका है मतलब ये वाला जो तरीका है ये यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ये यहाँ पे हार्ड तरीका दिया हुआ है, इजी तरीका यहाँ पे बस किसी भी एक को अलग करना है ना, तो आप x को इधर अलग रखिए और 3y को उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6 - 3y, ये हो गया आपका एक इक्वेशन रीअरेंज हो गया। अब यहाँ पे टेबल बनाना है, तो टेबल में याद रखिएगा हम लोग कोशिश करते हैं कि 0 रखने का, मैक्सिमम अगर 0 आ रहा है कोई भी एक चीज़ तो वो ईजी हो जाता है, और वैल्यू जो है वो 6-7 से बड़ा नहीं रखते हैं, है ना, ऐसा वैल्यू रखेंगे। तो अगर इसको 0 करना है तो 0 करने के लिए ये 6 है, क्या ये 6 बनेगा, तो इसको 6 बनाने के लिए y की जगह कितना रखना होगा 2, तो देखो यहाँ पे y की जगह पे 2 रखा है।
अब 2 रख दिया तो ये कितना आ गया 6, और 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। तो देखो x का वैल्यू जो यहाँ पे x है, x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये एक समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये 3y था ना, उसके बाद क्या करते हैं, इसी को जीरो पुट करके देखते हैं। तो y की जगह एक बार जीरो पुट करके देखते हैं। तो जीरो पुट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और 6 माइनस जीरो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हम लोग का टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरा इक्वेशन पे, जो इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 जो है क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है ना। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये इक्वेशन नहीं था, क्या था यहाँ पे इक्वेशन, इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को अगर अरेंज करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 प्लस 3y, है ना। इसको उधर भेज दो तो ये इजी बन गया, यहाँ पे ये जो भी किया है। फिर उसके बाद x इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई ये 2 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। उसको मत फॉलो कीजिए, आप नॉर्मली इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग वही चीज़ क्या जानते हैं कि मैक्सिमम जीरो करने की कोशिश करना है। तो चलो यहाँ पे ऊपर में ये जो 12 है, ऊपर में जीरो कैसे, मतलब ये पूरा जीरो कैसे आएगा, जब 12 में हम लोग 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे 12 चाहिए। तो y की जगह क्या रखना होगा 4 रखना होगा, 4 3 जब 12 होता है, लेकिन फिर तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे -4 रखेंगे, -4 रखेंगे तो यहाँ पे -12 आएगा, और 12 माइनस 12 कितना हो जाता है 0। देखो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, 12 है प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे -4 रख दीजिए, और नीचे 2 है। तो यहाँ पे ऊपर में 12 आ गया, ये -12 हो गया, और यहाँ पे नीचे 2, तो ऊपर में आ गया 0, 0/2 मतलब 0। तो ये x का वैल्यू 0 आ जा रहा है, कब, जब y का वैल्यू -4 रख रहे हैं। और एक चीज़, अब इसको ही एक बार 0 पुट करके देखिए y को यहाँ पे देखिए, ये अलग टेबल को आप फॉलो मत कीजिए, इसकी जगह पे आप ये लिखिए कि y की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, ये जो नीचे है नीचे 0 पुट कर रहे हैं। अगर नीचे 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर में फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 12, सिर्फ ये वाला बचेगा 12, और नीचे 2, तो कट करके कितना आएगा 6, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे 0 और ऊपर में 6। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हाँ, अभी मैंने एक चीज़ बोला था कि ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 0। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ आए, यहाँ पे भी वही चीज़ आए, ये बहुत अच्छा हो जाता है। आपको डायरेक्ट आंसर पता चल गया कि यहाँ पे 6,0 जो है उसका आंसर होगा, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। क्योंकि ये ग्राफ सॉल्व करने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन एक जगह पे कट करेगा, वही पॉइंट को निकालना है। तो देखो एक पॉइंट कॉमन पॉइंट मिल गया, तो यही तो आंसर होगा, तो ये और ईजी हो जाता है आंसर पता करने के लिए। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो मैंने चेंज कर दिया, तो सिंस यहाँ पे ये तो सेम है, तो इसका जो लाइन होगा वो तो सेम बनेगा, जो भी है इसका चेंज होगा ना, तो इसका भी ये वाला पॉइंट तो सेम होगा। अब देखो ये पॉइंट को करते कैसे, x0 है मतलब ये y एक्सिस में होगा पॉइंट। देखो x0 मतलब y एक्सिस में, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 जहाँ पे होगा वहाँ पे। इसका देखो x0 है मतलब y एक्सिस में होगा, y का वैल्यू कितना -4, तो -4 पे आइए। ये वाला पॉइंट क्या होगा 6,0, ये देखो 6,0, ठीक है 6,0, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू है तो x एक्सिस में होगा। अच्छा इसका भी कितना आया था 6,0 आया था ना, तो ये भी वही वाला पॉइंट होगा 6,0 ही होगा। अब इसको भी मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू को चेंज करके ये कर दीजिएगा, सबसे ईजी रहेगा, इसको फिर लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ये वाला। तो आंसर आएगा सॉल्यूशन। और आप कोशिश करिएगा जहाँ पे ग्राफ रहेगा वहाँ पे भी आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, और जहाँ पे आप सॉल्व इसको करेंगे उस जगह पे भी नीचे इस चीज़ को लिख दीजिएगा। अब आता है यहाँ पे इसका और नंबर क्वेश्चन। अच्छा एग्जाम में सब क्वेश्चन नहीं बनाना है ना, जैसे तो अगर 6 क्वेश्चन बनाने बोला है तो 6 ही बनाना है, और वो भी उसका और में अगर है तो दोनों नहीं बनाना है, एक बनाना है। कभी भी इस टाइप का बटा में मतलब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा डर लगता है, तो कोशिश कीजिए कि उसको ठीक करने का। ठीक कैसे करेंगे, देखो नीचे एलसीएम कीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, इसलिए ऊपर में 3 लिखा हुआ है। 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 4y आ गया। अब उसके बाद ये 6 जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -6, और ये जो ऊपर में है वो एज इट इज़ लिखा है, इसको इक्वेशन 1। उसी तरह से दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन में नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे 1, तो यहाँ पे एलसीएम कीजिए, एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 का 3 आ जाएगा,
1 के टेबल में 3 3 बार में आता है तो ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x आ गया। 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आ जाएगा। अब नीचे ये इधर है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 9 हो गया। ऊपर में यहाँ पे क्या बचा 3 - 4y, इसको इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या करना है हमको, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि मेथड नहीं बोला है। अच्छा, मेथड अगर पूछेगा तो शायद मेरे टाइम में सब्स्टिट्यूशन पूछा था, सब्स्टिट्यूशन, तो कोशिश करिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रैक्टिस रखने का। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों मिला, दोनों में अगर देखेंगे तो एक्स वाला जो है वो सेम है तो डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो नीचे वाला साइन को मतलब चेंज करना होगा। तो चेंज देखो किए हैं, ये प्लस था इसको माइनस कर दिए, ये माइनस था प्लस कर दिए, और ये प्लस था माइनस। ये साइन को थोड़ा सा यहाँ पे इसके नीचे करिएगा ना, जो ये साइन जहाँ पे लिखा था वहाँ पे, ये थोड़ा इधर हो गया, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिएगा। ये देखो कट जा रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4y और प्लस y कितना आ गया 5y, और यहाँ पे -6 और यहाँ पे -9 कितना आ जाएगा -15। अब 5 को डिवाइड में भेज दो, कट करके कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। अब जो y का वैल्यू है इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, या 1 जिसमें भी आपको सही लगे, है ना। यहाँ पे किस में पुट किया, 2 में पुट किया, तो y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह -3। तो देखो एक क्वेश्चन में जो माइनस है वो यहाँ पे लिखे हैं, और एक जो y -3 है वो लिख दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट का यूज़ किया है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू तो 9 है ये है। फिर 3 को इधर भेज दीजिए, -3 हो गया, ये माइनस हो गया, कितना बच गया 6 बच गया। अब 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 से ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ पर दोनों का जो वैल्यू है जो आया था बॉक्स बना करके या लास्ट में हैंस करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में से एक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 17 है और लास्ट टर्म कितना है 350 है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को एल से भी दिखाते हैं या एन भी लिख सकते हैं। उसके बाद इफ द कॉमन डिफरेंस, देखो यहाँ पे अब कॉमन डिफरेंस लिखा नहीं है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए कि कॉमन डिफरेंस जो है मतलब डी से दिखाते हैं वो कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है। उसके बाद हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, मतलब यहाँ पे निकालने बोला है कि टोटल कितना टर्म्स है, ठीक है, कॉमा करके यहाँ पे लिख दीजिए। और क्या निकालने बोला, SN, मतलब उतना ही टर्म का सम भी निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, गिवन है ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है AN जो है वो 350 है, AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1D होता है, जो कि 350 दिया हुआ है। A का वैल्यू आपको 17 यहाँ पे देखो दिया हुआ है, N नहीं पता, और D का वैल्यू यहाँ पे 9 देखो दिया हुआ है, ठीक है, 9 लिख दिए, फिर 350। अब ये जो 17 है 17 को राइट साइड माइनस में भेजेंगे, क्योंकि इधर प्लस में है तो माइनस में आ गया, माइनस होके कितना बचेगा 3 बचा। अब यहाँ पे क्या है 9n-1 है, तो 9n-1 लिखा गया। अब ये 9 भी क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, देखो 9 डिवाइड में आ गया, क्या बचा सिर्फ n-1 बचा। अब 9 से जब इसको काट दिए तो ये कितना बार में कट गया 37 बार में कट गया, ठीक है, 37 बार में कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा n-1 इक्वल टू 37, कट करके 37 आ गया। अब -1 को इधर भेज दीजिए, +1 हो जाएगा, देखो 37 + 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 38 आ गया। अब उसके बाद SN भी यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा कि N जो आ गया वो कितना आ गया 38 आ गया, बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालने बोला है, SN निकालने बोला। तो SN का तो 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 2a + n-1D होता है ना, ब्रैकेट बंद करके D, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट में, SN = n/2 a + L या AN भी लिख सकते हैं। अगर आखिरी टर्म दिया हुआ तो ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला होता है, तो आखिरी टर्म को हम लोग को पता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आखिरी टर्म मतलब जितना टर्म का सम बोला है वो वाला टर्म, आखिरी वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया n/2 a + L, तो n कितना आया 38 आया, तो 38/2 लिख दिए। a का वैल्यू 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और लास्ट टर्म 350 है, लिख दिए। अब यहाँ पे 38/2 कट करके कितना आ गया 19 आ गया, इसको ऐड कर दिए, कितना आ गया 367, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो 10 टर्म का सम जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 140 दिया हुआ है, एंड सम ऑफ 16 टर्म कितना दिया हुआ 320। सबसे अच्छा रहता है कि गिवन आप लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म, और निकालना क्या है तो SN निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे,
जो भी चीज़ आपको दिया हो उसको लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना, मैथ में बनाना कैसे, स्टार्ट कैसे करना, तो उसके लिए क्या है कि जो गिवन है उसी को ही ले करके आपको चलना होगा। गिवन में जो दिया वो उसमें से किसका फॉर्मूला आप जानते हैं, तो S10 का फॉर्मूला जानते हैं, अभी हम लोग लंबा वाला फॉर्मूला अभी देखे है ना। तो क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो n कितना है, देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 ही n है, तो n/2 हो गया 2a। a तो पता नहीं वैसे रख दिए, n 10 10-1 d भी नहीं पता तो d को वैसे रख दिया, और इक्वल टू कितना है 140। ये देखो कट करके कितना आ गया 5 आ गया है ना, ये कट करके 5 आ गया, 5 लिख दिए। अब 5 को डिवाइड में भेज दो, बाकी यहाँ पे अंदर में देखो क्या आ गया 2a था 2a लिख दिए, 10-1 9 9d हो गया, ठीक है अंदर में। उसके बाद 5 को डिवाइड में भेज दीजिए, कट करके कितना आ गया 28 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, यही जो ब्रैकेट के अंदर था 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ गया 28, इसको इक्वेशन 1। अब सेकंड क्या दिया हुआ है, 16 टर्म का सम जो है वो 320 है, तो a16 इक्वल टू 320। तो वही सेम फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ किए हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो n कितना है 16 है, तो 16/2 ब्रैकेट में 2a, क्योंकि a का वैल्यू नहीं पता, और n-1 मतलब 16-1 और d नहीं पता, इक्वल टू 320। अब ये कट करके कितना आ गया 8 आ गया, 8 को इधर डिवाइड में भेज देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, अंदर में जो भी था वही चीज़ यहाँ पे बचा। 15 कैसे आया, 16 में से 1 माइनस करके। अब ये 8 को डिवाइड में भेज दें, इससे कट गया कितना आ गया 40, तो इधर बचा ये वाला चीज़, देखो यहाँ पे लिखा गया और इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों यहाँ पे अगर देखेंगे दोनों ही इक्वेशन को, तो उसमें देखो दोनों ही इक्वेशन जो है ए वाला सेम है, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख दिए। अब दोनों का साइन सेम है तो इसलिए चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज किया, ये माइनस, ये देखो यहाँ माइनस को यहाँ पे लिख दिया, जबकि माइनस यहाँ पे होना चाहिए ना, 40 के जस्ट आगे थोड़ा सा। अब ये क्या होगा, ये कट गया, यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे 15 है, तो 15 के आगे तो माइनस है, तो इसलिए माइनस में आंसर आएगा -60। यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे होना चाहिए था, ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस यहाँ पे होना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। अब माइनस माइनस जो है कैंसिल होगी, और 6 को डिवाइड में भेज दो, कट करके कितना आएगा 2, यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा d इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद अब इस d का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 में पुट किया है, तो 1 में जिस जगह पे d था d के जगह पे 2 पुट कर दिया, तो 2 × 9 कितना आ गया 18 आ गया, इधर 2a बचा हुआ है। अब इस 18 को इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो 18 उधर जाएगा, क्या गलत किया है कि यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस होगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है। फिर 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, 2 से ये कटा कितना बार में 5 बार में। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, SN निकालने बोला था ना, तो SN का फॉर्मूला ये होता है, SN का ये फॉर्मूला होता है। SN का फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए जो जो पता है आपको, n नहीं पता है तो n को ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि SN एक फॉर्मूला निकालने बोल रहा है, तो n यहाँ पे पता नहीं है, इसलिए n वैसे रहेगा। a का वैल्यू तो अभी निकाल लिए, यहाँ पे हम लोग 5, तो 5 लिख दिया, n वैसे रहेगा, और d जो फॉर्मूला में d होता है, d का वैल्यू अभी हम लोग निकाले तो 2 लिख दिए। अब n/2 वैसे रहेगा, बाहर में वैसे देखो लिखा गया है, और यहाँ पे अंदर में 2 × 5 10 आ गया, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो यहाँ पे आएगा 2n और यहाँ पे 2, देखो 2n और यहाँ पे 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस था, माइनस लिख दिए। अब ये 10 और यहाँ पे 2 माइनस हो गया, कितना बचा 8 बचा, और यहाँ पे क्या है 2n था, 2n लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, देखो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, n/2 है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार 8 के साथ हुआ और एक बार इसके साथ भी होगा, n/2 × 2n, तो ये 2 कट गया, इससे ये कट गया 4 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4n, ये प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ पे n बचा और यहाँ पे n, तो कितना आ गया n², तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हो गया। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर दिया हुआ है, तो वर्टेक्स को इसी क्रम में लेना है, मतलब इसी सीक्वेंस में, ठीक है। देखो पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबको ले लिया है। अब पैरेललोग्राम रोम्बस है ना, रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है, तो रोम्बस का एरिया निकलता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। तो एक डायगोनल क्या है, यहाँ पे AC है और एक क्या है BD है, तो वही AC × BD ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को पता रहेगा तब तो AC और BD कितना है, तो AC और BD जो है निकालना पड़ेगा यहाँ पे, AC और BD। तो AC और BD देखो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डायगोनल AC निकालने के लिए √A और C, अभी मैंने आपको बताया भी है कि x को माइनस कीजिए, तो इसका x कितना, किसी को भी आप पहले रखिए x में, तो ये कितना है 3 है, माइनस इसका कितना है x
-1 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में एक -1 था और ये खुद माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे +1 आई है। उसके बाद और स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में, फिर y को माइनस कीजिए, तो देखो वो 4 है और ये 0 है, तो 4 - 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल आता है कि उसको कभी आगे रख रहे, इसको कभी आगे, आपका मर्जी, आप किसी को भी रख सकते हैं, बस ईजी बनना चाहिए। तो 4 में से 0 माइनस करना ईजी था, इसलिए उसको आगे रख दिए बस। और यहाँ पे 3 को आगे क्यों रख दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बड़ा नंबर है, उसको पहले रख दिए। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, देखो इधर बनाते हैं, ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर √16 हो जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। तो दोनों कितना आ गया, 32 आ गया। अब 32 को तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 32 को तोड़ा हुआ है, तो ये कैसे आया, 32 को अगर ब्रेक करेंगे ना, तो वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड, 2 16 2 8 फिर 2 4 2 2, तो ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार आएगा। तो 2 मैच किया, एक बाहर, फिर 2 मैच किया और एक बाहर, और जो मैच नहीं किया वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो बाहर में कितना आ गया, 2 2 4 और अंदर में एक √2, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4√2। उसी तरह से क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे। तो इसका कैसे निकालेंगे, √x को माइनस कीजिए, तो ये 4 है माइनस, इसका x कितना है, -2 है, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और स्क्वायर भी है। उसके बाद y को माइनस कीजिए, देखो यहाँ पे कितना है, 5 है माइनस, इसका क्या है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, बीच वाला दोनों माइनस मिल करके, √, ये कितना आ गया, 6 का स्क्वायर, ये भी कितना है, 5 + 1 मतलब 6 का स्क्वायर, √, ये 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 हो गया, यहाँ पे भी 36, ठीक है, प्लस करके, तो ये आ गया √72। अब 72 को तोड़िए, 2 36 फिर 2 18 2 9 फिर 3 3, तो 2 3 2 2 और एक 2 बच रहा है ना, यही चीज़। तो 2 2 मैच किया तो एक 2 बाहर, 2 3 मैच किया, एक 3 बाहर, और ये मैच नहीं किया तो ये अंदर ही रहेगा। तो कितना आ गया, 6√2 आ गया, ठीक है, 6√2, देखो शायद होगा आंसर है, देखो 6√2, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 ये फॉर्मूला होता है, एक हो गया 4√2, है ना, यहाँ पे लिख दिया 4√2, और एक कितना है, 6√2, ठीक है। तो अब देखो इससे ये कट रहा है कितना बार में, 2 बार, 2 बार में, 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 आ गया ना, ये कट करके, और 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखिए, 2 से 4 को काटिए 2 बार में, और 2 6 कितना हो गया, 12 × ये √2 क्या होगा, एक बार लिखाएगा, 2 लिखा गया। अब ये मल्टीप्लाई हो गया 24, और यहाँ पे 24 स्क्वायर यूनिट्स आप लिख दीजिएगा, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 4 6 12, और 2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 12 2 24, और यहाँ पे 1/2 है, नहीं 4 6 24, सॉरी, कर सकते हैं इस तरह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 43 नंबर क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द पॉइंट्स ABCD आर दी वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या है कि पैरेललोग्राम में ये जो है वर्टेक्स दिया हुआ है, एक कितना है 6,1 है, और एक कितना है 8,2 है ना, ये ABC कितना है, और 9,4 है, और उसके बाद ये D कितना है, P,3 है। याद रखिएगा कि डायगोनल का जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो इंटरसेक्ट करता, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, तो इस लाइन का भी मिड पॉइंट यही हो गया, और इस लाइन का भी मिड पॉइंट यही हो गया। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब कि ये जो ये D होगा ना, हाँ, इसका मतलब ये जो AC है, AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो देखो लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि x को प्लस करके 2 से डिवाइड, y को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो ये 6 और ये 9 है, बाई 2 से डिवाइड, सेकेंड वाला y और इसका कितना है 4 है, मतलब वही 1 + 4/2। उसी तरह से इधर भी ये 8 है, और इसका पहला वाला कितना है p है, तो 8 + p/2, और इसका 2 है और इसका 3 है, तो 2 + 3/2। अब ये नीचे 2 कहाँ से आ रहा है, तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि पहला को प्लस करो, मतलब x को प्लस करके 2 से डिवाइड, y को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो आ गया। एक बार
AC के लिए लिख दिए इधर, मतलब ये A और ये C, और एक बार BD के लिए लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए, इसको भी सॉल्व कर लिए, इसको भी, जितना सॉल्व हो रहा है, पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, तो हमको तो सिर्फ P निकालना है, तो पहला पहले के बराबर करने से ही काम बन जाएगा। तो बस पहला पहले के बराबर कर दिया, नीचे का 2 कैंसिल हो गया है ना, इधर मत देखिए, इधर देखिए, नीचे का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 15 इक्वल टू 8 और P बचा। अब 8 को इधर भेज दीजिए तो कितना आ गया 15 माइनस 8 आ गया इक्वल टू P, तो फिर P का वैल्यू कितना आ गया, ये 7 बच गया P। ठीक है, तो देखो P का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, तो इसके बाद डायरेक्ट आप इधर सॉल्व कीजिए ना, नीचे का 2 कट गया तो P इक्वल टू 7 आ गया, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे क्या है, ABC जो पॉइंट है कुछ यहाँ पे दिया हुआ है एक फिगर, ये फिगर तो दिया रहता है बुक में है। अब ये दो चीज़ पैरेलल है तो लिख देंगे सबसे पहले, गिवन ये चीज़ है, हमको प्रूफ क्या करना है, ये BC पैरेलल QR। तो यहाँ पे थोड़ा थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा और उसका कन्वर्स का। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये जो गिवन है वो देखो कहाँ पे है, AB और यहाँ पे PQ, तो कौन सा ट्राइंगल में, OPQ में, तो लिखेंगे OPQ में जो दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा थेल्स थ्योरम देखो क्या होता है, थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई बीच में एक लाइन रहे और ये पैरेलल रहे तो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होता है, मतलब अगर ये ABC, ये D और ये E है तो AD/DB इक्वल टू AE/EC होता है। तो वही यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, तो OA और AP इधर OB और OQ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर से देखो OA AP, देखो लिखा हुआ OA AP, फिर इधर OB BQ लिख दिए। उसी तरह और क्या गिवन है आपको, AC और PR, देखो ये AC और ये PR दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल, इसमें, तो नाम क्या है OPR में, तो लिखा हुआ OPR में जो दिया हुआ है उसको लिख दिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा गिवन है ये जो पैरेलल वाला गिवन है। तो सेम इसमें भी क्या होगा, वही रेशियो बराबर होगा, अगर पैरेलल दिया हुआ तो OA और AP, इधर OC और CR लिख दिए। अब दोनों को ध्यान दो, इसका एक चीज़ बराबर आ गया तो दूसरा वाला भी क्या होगा, बराबर होगा, देखो दूसरा वाला भी बराबर हो गया। अब हम लोग थेल्स थ्योरम तो देख लिए, इसका कन्वर्स देखो क्या होता है, कन्वर्स ये होता है, दोनों एक ही साथ देखो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। थेल्स थ्योरम बोलता है कि अगर ये पैरेलल हुआ तब ये बटा वाला जो है ये रेशियो बराबर होगा, मतलब ये वाला बटे ये वाला बराबर होगा, ये वाला बटे ये वाला, ये बोलता है थेल्स थ्योरम। उसका कन्वर्स बोलता है कि अगर ये रेशियो बराबर हुआ, मतलब ये वाला बटे ये वाला बराबर हो जाए इसके बटे के साथ, तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा। इसमें पैरेलल दिया हुआ था, रेशियो बराबर हो रहा था, इसमें रेशियो बराबर है तो ये पैरेलल होता है। तो वही देखो यहाँ पे रेशियो बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ये रेशियो बराबर आ गया, कौन सा रेशियो, OB BQ, इधर OC CR रेशियो बराबर है, तो जहाँ से वो टुकड़ा हो रहा है ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो क्या है यहाँ पे BC QR हो गया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा, और एक इस टाइप का एक क्वेश्चन है NCERT बुक में, शायद 8 या 11 नंबर क्वेश्चन होगा, है ना, वो भी याद रखिएगा, रोम्बस वाला। तो इसमें क्या है, ये CBSE में तो कई बार इसका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वेश्चन है कि आप क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल है उसके चारों ओर में एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD, तो अपोजिट पेयर का जो सम है, जैसे इन दोनों का जोड़ जो होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ये चीज़ कई बार ऐसे पूछता है कि ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़े तो 7 आ गया, तो इसको भी जोड़ने से 7 आएगा, मतलब ये 1 होगा, ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल में बाहर से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसका ये जो लेंथ है ये बराबर होता है। ठीक है, सर्कल में बाहर से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ए से एक AP और एक AS खींचा गया है, तो ये बराबर होगा। तो यहाँ पे थ्योरम लिख दिए, सिंस लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो यहाँ पे AP AS इक्वल होगा। उसी तरह से B से अगर देखें तो BP BQ इक्वल होगा। C से अगर देखें तो यहाँ पे CQ और CR है, देखो CR CQ, और यहाँ पे DR DS है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि किसको किस साइड लिखें, तो याद रखिएगा एक तो आप अपने से लिख लिए, जब दूसरा को लिखेंगे ना BP और BQ अगर जब लिखेंगे तो उसके पहले देखिए कि क्या इन चारों में से BP और B और Q में से
कोई ऐसा है जो ऊपर में मैच करता है, तो देखो P यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इस P वाला को इधर लिखेंगे। फिर जब CR CQ को बात आएगा तो देखो इन चारों में से कोई है क्या जो ऊपर मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर ऊपर में Q है, BQ, तो Q वाला को इधर लिखेंगे। मतलब एक ट्रिक होता है ये सब कि किस साइड लिखें। उसके बाद देखो CR CQ है, तो नीचे वाला जब लिखेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे कोई इस चारों में से DR और DS में से कोई भी ऐसा नाम ऊपर मैच करता है क्या, तो देखो RR मैच कर रहा है, तो इसको इस साइड रखेंगे। अब सबको ऐड कर दीजिए, इधर वाला को एक साइड लिख दीजिए, इधर वाला को एक साइड लिख दीजिए। ठीक है, ये चैप्टर मैंने किया हुआ है चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो विजिट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो AP और PB, AP और BP, ये हो गया AP, ये हो गया BP, मिल करके क्या बन गया, AB बन गया, पूरा AB बन गया, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरह से CR और DR मिल करके क्या बन गया, CD बन गया। उसी तरह से इधर AS और DS मिलकर के क्या बन गया, AD, और BQ और CQ मिलकर के BC। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, लेकिन उसको एग्जाम में करके नहीं दिखाइएगा, माइंड में कर सकते हैं। ट्रिक देखो क्या है कि यहाँ पर देखो P और P कट रहा है, तो P और P कट गया, कितना बच गया, AB, RR कट गया, क्या बच गया, CD। लेकिन ऐसे काट के दिखाना नहीं है एग्जाम में, बस वो माइंड में आप सोचिए कि PP अगर कट गया तो AB बचा, RR कट गया तो CD बचा, यहाँ पर देखो QQ कट गया तो BC बचा, और यहाँ पे SS कट गया तो AD बचा। ठीक है, ये काट के दिखाना नहीं है, बस माइंड में आप याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले LHS लिख लीजिए। क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, cos/sin। अब नीचे एलसीएम होगा, एलसीएम होकर के वही सेम है तो सेम लिखा जाएगा, और नीचे जब सेम है दोनों का तो ऊपर भी सेम लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस स्क्वायर को दोनों में बांट दीजिए, ऊपर का अलग स्क्वायर हो गया और नीचे का भी अलग स्क्वायर हो गया, दोनों में बांट दिए। अब नीचे जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम लोग समझ सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो देखो ऊपर और नीचे एक फॉर्मूला आ गया, ऊपर में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार दोनों को माइनस में एक बार प्लस में लिखना है, लेकिन स्क्वायर नहीं लगाना है, तो वही देखो लिख दिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यही दोनों को। ऊपर में क्या है, ये पूरा का स्क्वायर मतलब इस पूरा को 2 बार लिख सकते हैं, तो देखो जो ऊपर वाला है उसको 2 बार लिखा है। अब एक एक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम सेम है, कट गया है ना, क्या बचा, ये वाला बचा, वही हम लोग का RHS है। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो R का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और सबटेंडेड राइट एंगल, तो एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, पाई का वैल्यू इतना लेने बोला। याद रखिएगा जब पाई का वैल्यू ये लेने बोला है तो यही पुट कीजिएगा, दूसरा पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल में अगर ऐसा एक कोई कॉर्ड खींचेंगे तो ये देखो ये जो टुकड़ा बन रहा है ना, इसी टुकड़ा को सेगमेंट बोलते हैं। तो इसमें तो 2 टुकड़ा बन रहा है, एक नीचे भी और एक ऊपर भी, तो नीचे वाला को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला जो ये टुकड़ा बन गया है ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो हम लोग को माइनर सेगमेंट निकालने बोला है। निकालते कैसे हैं, अच्छा फिर सेक्टर भी समझ लेते हैं। सेक्टर क्या हो गया, एक पिज्जा का टुकड़ा जो हो जाता है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो खैर अभी हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, ऐसा करके था, ये हम लोग का सेगमेंट था। अभी हम लोग जो सर्कल बनाए थे पूरा, यही तो सेगमेंट था ना। तो सेगमेंट के लिए क्या है, इस पूरा का एरिया निकाल लेंगे, पूरा का एरिया, और उसमें से इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो पूरा का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर एक नंबर के लिए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, ये होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है θ/360, थीटा को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, θ/360 पाई r स्क्वायर। अब वैल्यू पुट किया है ना, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, और यहाँ पे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, 90 से ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 और 100 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 314/4 बचा यहाँ पे, है ना। याद रखिएगा, देखो 90 से ये कटा 4 बार में, पॉइंट हटाए 100, 100 और 100 कट गया, तो 314/4। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78.50 आ जाएगा। अब हम क्या बोले, उसके बाद ट्राइंगल को माइनस करना, तो ट्राइंगल का एरिया, तो देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट हो जाता है और ये बेस हो जाता है। तो बेस कितना है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, तो ये भी 10 और ये भी 10 हो जाएगा, तो ये कट गया 5 बार में, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा।
देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। 1/2 बेस इंटू हाइट कट के कितना आ गया, 50। अब हम लोग को वही एक काला वाला जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, मतलब सेगमेंट का। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पूरा में से इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो पूरा में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 28.5। अब यहाँ पे क्या बोला, मेजर सेक्टर बोला है, तो याद रखिए मेजर सेक्टर क्या होता है, ये जो पिज़्ज़ा का जो टुकड़ा है, एक जन ये छोटा वाला टुकड़ा लिया जो कि माइनर हो गया, और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है ये है मेजर सेक्टर हो गया। ये सेगमेंट है, सेगमेंट ये नीचे काला वाला सेक्टर हो गया, ये पूरा एरिया। तो सेक्टर के लिए यही फॉर्मूला होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे ये है कि थीटा तब ये वाला लेना होगा, तो इधर 90 है तो इधर कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, क्योंकि पूरा मिला करके कितना होता है 360 होता है। या फिर आप फॉर्मूला लिख दीजिए मेजर सेक्टर का, थीटा 360 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऊपर में कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा घट करके, और नीचे 360 है, और क्या होता है आर स्क्वायर मतलब 10 × 10 दो बार लिख दीजिए, और पाई का वैल्यू कितना है 3.14। इसमें भी सेम वैसे ही कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पॉइंट हटा, नीचे कितना लिखा है 100 लिखा है, 100 और 100 कट गया, 100 और ये जो दोनों 10-10 मिल करके 100 कट गया। फिर इसका काटिए, इसको 90 से ये कटेगा 3 बार में, ये 90 से 4 बार में, तो ऊपर में फाइनली क्या बचेगा 314 बचेगा, है ना। ये वाला 314 × 3 बचेगा, और ये 4 बचेगा। अच्छा देखो इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी थोड़ा देर पहले, देखो यही सेम चीज़ आया था, इसका वैल्यू कितना आया था 78.5, या फिर 50 भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, इस पूरा का वैल्यू ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, हो गया आंसर। अब आते हैं लॉन्ग आंसर पे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप वाला। डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला, या जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है वो इस फॉर्मेट रहता है, ax² + bx + c = 0। तो a के जगह में कितना है, देखो यहाँ पे 2 है, b के जगह में कितना है -7 है, और c की जगह में कितना है 3 है। तो पहला होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b की जगह पर -7 है तो -7 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, फिर 4a और फिर c, ये c हो गया। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 आ गया। घटा दो, इसमें माइनस कर दो, कितना बच गया 25। अब 25 ये आ गया नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए पहला का आंसर हो गया। नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या होता है, डी 3 चीज़ हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। फिलहाल 47 वाला क्वेश्चन में यही 2 चीज़ होता है ना, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा। और एक चीज़ होता है 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव में, वो MCQ में ज़्यादातर पूछता है। तो यहाँ पे याद रखिए तीनों का क्या होता है, इसमें होता है कि नेचर जो होता है यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो अगर =0 आ जाए तो इसमें बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके लिए क्या होता है 0 अगर आ गया, जैसे यहाँ पे 0 से बड़ा है ना 25 है, इसके लिए होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इसके लिए जो है, जो ये क्वेश्चन में है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो यहाँ पे सिर्फ रियल लिख करके छोड़ दिया, नहीं, आप यहाँ पे ये नहीं कीजिएगा, द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल के बाद यहाँ पे एंड लगाइएगा, रियल एंड अनइक्वल बोलिए, या डिस्टिंक्ट बोलिए, या डिफरेंट, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। या तो अनइक्वल बोलेंगे, या फिर डिफरेंट बोलेंगे, या डिस्टिंक्ट बोलेंगे, और रूट्स, क्योंकि 0 से बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब सी नंबर में क्या बोला है, आपको रूट्स निकालना है। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला मत लिखिए, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखिए, -b + -√d/2a। अब देखो -b, तो पहले माइनस लिख दिए, और b का वैल्यू यहाँ पे -7 है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, और b ऑलरेडी हम लोग को -7 है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा। उसके बाद +-d का वैल्यू कितना है 25 है, और नीचे 2a, a का वैल्यू कितना है देखो 2 है, तो 4 हो गया। माइनस कट करके 7 बच गया, और 25 का रूट 5 निकलता है ना। यहाँ पे 7 बच गया, और 25 का रूट 5, नीचे 4। अब क्या करो, इसको सेपरेट कर दो, एक बार प्लस करके लिखो, एक बार माइनस करके लिखो। तो प्लस हो गया तो 7 × 5 = 12, 12/4, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, है ना, तो 2/4 आ गया। इसको कट कर देंगे तो ये 3 आ गया, और ये 1/2 आ गया। अब यहाँ पे याद रखो कि रूट में या तो 0 आ सकता है, जिसका 0 होता है, रूट में 1 आ गया, जिसका रूट 1 होता है, या 49 हो गया, जिसका 7 होता है। ये सब वैल्यू ही ज़्यादातर आता है यहाँ पे। अच्छा, कई एक क्वेश्चन में 12 रहेगा, तो 12 को कैसे लिखेंगे, ऐसे तोड़िए, 2 × 2 × 3 करके, तो 2√3 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 आंसर
हो गया, लास्ट में लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम हमको लग रहा है यहाँ पे इस बार आने के लिए। एक हो गया थेल्स थ्योरम जो यहाँ पे है, जिसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, और एक इसका कन्वर्स जो कि दोनों वर्मा में दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 5 नंबर में। क्या होता है देखो, थेल्स थ्योरम कि अगर किसी ट्राइंगल में बीच में एक लाइन है जो पैरेलल है ना इसके साथ, तो ये रेशियो बराबर होता है। तो वही है, पूछेगा किस तरह से, या तो पूछेगा थेल्स थ्योरम को प्रूफ करो, या फिर पूछेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को जिसको बीपीटी बोलते हैं उसको प्रूफ करो, या फिर उसका जो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट है वो दिया रहेगा। तो देखो, इन ट्राइंगल एबीसी अ लाइन पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट एबी एंड एसी एट डी एंड ई। मतलब बोल रहा है कि बीसी के पैरेलल एक लाइन है, वो लाइन जो है एबी को डी पर कट कर रहा है और एसी को ई पर कट कर रहा है, ये चीज़ लिखा हुआ है। प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये रहा ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी प्रूफ करना है। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या कंस्ट्रक्शन, देखो एक्चुअल में तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको एन और यहाँ पे ये लिख देते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको एम, और ये तो डी है, ये है, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं ये सबको, ठीक है। अब देखो ए डी ई का जो एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़े हैं, है ना। तो बेस अगर यहाँ पे ए डी ले लिए, बेस ए डी ले लिए, तो इस पर हाइट क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ई एन लिए हैं। उसी तरह से देखो यही क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो जो हम लोग को प्रूफ करना उसी तरफ जाएंगे ना। अब नीचे डी बी चाहिए, तो अगर डी बी के लिए कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी बी ई, सॉरी बी डी ई, है ना। तो बी डी ई में देखो क्या करेंगे, ये बेस हो गया जो कि हम लोगों का डी बी है, और इस पर हाइट क्या होगा, हाइट यही वाला होगा, बाहर वाला ही, है ना, ई एन। क्योंकि किसी भी अगर ऐसा ट्राइंगल है तो इसका हाइट बाहर में होता है, ये वाला हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ई एन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, मतलब इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, देखो डिवाइड कर रहे हैं, इसको ऊपर इसको नीचे रखें, इसको ऊपर इसको नीचे रखें, तो डिवाइड करेंगे, ई एन कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या बचा, ए डी बाई डी बी, इसको इक्वेशन 3। सिमिलरली, अब सिमिलरली क्या करेंगे, वही सेम वही ट्राइंगल को अब बेस इधर वाला लेंगे। देखो क्योंकि ये वाला चीज़ लाना है, तो यहाँ पे ए ही लेंगे, और इसमें क्या हो गया, डी एम हो गया, है ना, हाइट, ए ही बेस हो गया, डी एम हाइट हो गया। उस तरह बेस यहाँ पे और एक ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इसको लेना होगा ना, ये वाला ट्राइंगल को। तो इसके लिए क्या हो गया, हम लोग का बेस इसी हो गया और हाइट वही होगा डी एम, है ना, डी एम। तो दोनों को डिवाइड किया, डी एम कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या बचा, ए ई बाई ई सी। ये इक्वेशन नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखो कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर एक ही बेस पर बने और पैरेलल लाइंस के बीच में बने, जैसे कि ये बेस है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिए, और यही बेस को ले करके मतलब इसी से ही और एक ट्राइंगल बना दिए, और ये दो लाइन पैरेलल है और दोनों को देखो टच कर रहा है, ये भी देखो दोनों टच है, ये भी देखो टच है। तो ये जो दो ट्राइंगल बनाए हैं ना, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये एरिया में क्या होता है, सेम होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ, ये जो दोनों ट्राइंगल है नीचे वाला, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों का देखो बेस क्या है, बेस डी है, डी से ही तो बन रहा है, और ये दो डी और बी सी पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये बोल रहा है कि बेस क्या है, डी है, और बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी है, बी सी और डी है। तो फिर इन दोनों का एरिया जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, एक थ्योरम होता है, तो दोनों का एरिया बराबर हो गया। अब देखो ऊपर में ऑलरेडी बराबर है, और ये जो नीचे वाला है ये यहाँ से बराबर हो गया, तो मतलब ऊपर भी बराबर है नीचे भी बराबर, तो ये पूरा ही क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही लिखे हैं फ्रॉम 3, 4, 5, फ्रॉम 3, 4, 5 ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। प्रूफ 5 नंबर मिल गया। चलो नेक्स्ट, या फिर कन्वर्स भी उसका याद रखिएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहे द शेडो ऑफ अ टावर, एक टावर है जिसका शेडो जो है, ये टावर हो गया, इसका शेडो इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। मतलब ये क्या हो जाता है, पाया गया 40 मीटर लंबा पाया गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर लंबा हो गया। कब हो गया, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज़ 30, जब सन का एल्टीट्यूड कितना हो गया, 30 हो गया, तो एल्टीट्यूड में नीचे रखते हैं। देन व्हेन इट इज़ 60, मतलब पहले कितना था, पहले था 60 था। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये चीज़ निकालना है। तो देखो यहाँ फिगर वही दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको एच मान लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ टावर एच मान लिया है, 40 मीटर लंबा हो गया, तो फिर ये टोटल कितना हो गया, 40 + x हो गया, ठीक है। दोनों अगर इसको x मान लिया तो ये 40, तो ये पूरा कितना हो गया, x + 40। अब सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल में याद रखिएगा, जब भी ऐसा रहेगा इसका और इसका रिलेशन चाहिए,
है ना, इसका और इसका रिलेशन चाहिए। ये इस एंगल के लिए ये वाला P होता है, ये वाला B होता, तो P/B किस में आता है, 10 में आता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1060 क्या हो जाएगा, AB/BC, AB/BC। अब यहाँ पर 1060 का वैल्यू होता है √3, AB की जगह में H है और BC की जगह में X है। अब ये X इधर आ जाएगा तो √3X हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √3X और एक तरफ क्या बचेगा, H। अब आते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल में, है ना। इसमें क्या है, इसमें भी सेम ये वाला रेशियो इन दोनों का, तो 10 में आता है P और ये B। तो 1060 क्योंकि 1030 क्योंकि यहाँ पे 30 है, ये क्या हो गया AB/DB या BD जो भी बोलो। AB का वैल्यू है H और ये नीचे वाला वैल्यू कितना है, X + 40 है। ठीक है, ये पहले X था, ये 40 लॉन्गर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाँ, तो 1030 का वैल्यू कितना है, 1/√3 है, H हो गया, AB H है और BD कितना है, X + √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा X + 40/√3 और इस साइड क्या बचेगा, H बचेगा। देखो वही वाला चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ घुमा करके, है ना। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे H = ये आ गया और यहाँ पे H = ये, तो दोनों में H बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। अब √3 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 3 ठीक है, 3 हो जाएगा क्योंकि रूट और रूट क्या हो जाता है, एक एक बार और लिखा जाता है। तो 3X हो गया और इस साइड क्या बचा, X + 40। ठीक है, X को इधर माइनस में भेजो, तो माइनस में भेज दिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 2X आ गया, 2X = 40। फिर 2 को डिवाइड में भेज देंगे, है ना। देखो 2X = 40 लिखा हुआ है ना। फिर यहाँ पे X = कितना हो जाएगा, 40/2 कट करके कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो X = 20 आ गया। अब आपको निकालने क्या बोला था, ये हाइट निकालने बोला था H, तो X का वैल्यू 20 आ गया, तो ये कितना हो गया, 20√3। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक 75 मीटर हाई एक क्या है, लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप है, एक 30 डिग्री डिप्रेशन मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, एक 30 है एक 45 है। इफ़ 1 शिप, 2 शिप है, एक शिप और एक 2 शिप। ठीक है, 2 शिप यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या पूरा दोनों जो शिप है, 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड, एक ही तरफ है। तो ऊपर से अगर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सट करके ये एंगल बनता, तो एक छोटा वाला कितना बनेगा 30 और बड़ा वाला कितना बनेगा 45। अब जेड वाला कॉन्सेप्ट से ये बड़ा वाला 45 था तो यहाँ पे 45 हो गया और यहाँ पे छोटा वाला कितना है 30 हो गया। ठीक है, और ये कितना है 75। तो यहाँ पे फिगर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। तो इसको एक y मान लिया और ये x मान लिया और ये 75 तो दिए हुआ है। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल में ये अगर 45 है तो ये दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लेकिन चलिए करके देखते हैं। छोटा ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ABC। ABC में 10 लगाना होगा क्योंकि P/B 10 में ही आता है। ये चैप्टर मैंने करा करके रखा है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं चैनल में जा करके, बहुत डिटेल में समझाया है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो देखो 10 45 क्या होता है, P की जगह में AB है और B की जगह में AC। देखो AB/AC 10 45 का वैल्यू 1 होता है। AB कितना है 75 है और AC को x माने हैं। ठीक है, तो ये आ गया, x को उधर भेज दो तो x = कितना आ गया, x उधर चलिए तो x = 75। अब आते हैं बड़ा ट्राइंगल में। बड़ा ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ABD, है ना। इसमें भी क्या करेंगे, वही 10 लगाएंगे, इन दोनों का रिलेशन। तो क्या हो गया 1030, देखो 1030 है, क्या हो जाएगा AB/AD। ठीक है, तो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। AB कितना है 75 है और AD मतलब पूरा लंबा कितना है, x + y है। ठीक है, अब x का वैल्यू तो अभी निकाला था 75, तो ये जो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 75√3, इधर कितना आ गया x + y। x का वैल्यू 75 था, 75 लिख दिए, 75। अब इसको इधर भेज देते हैं, है ना, तो y = निकल जाएगा, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर क्या है 75√3, इधर से आकर के 75। अब दोनों जगह से 75 को कॉमन ले लो, 75 कॉमन चल गया, यहाँ पे √3 बचा, -1 बचा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन में तो √3 का वैल्यू दिया ही नहीं था, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इतना मीटर और लिख देंगे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप = ये चीज़ नहीं, डायरेक्ट इस चीज़ को लिख दो,
इतना ही आंसर नंबर मिल जाएगा पूरा। √3 का वैल्यू दिया रहता तब पुट करके इतना कुछ करते, लेकिन दिया ही नहीं है, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अ हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड ऑन अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ हेमीस्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्यूब है ना, एक क्यूब है ऐसे, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स जो होता है सब साइड सेम टाइप का, इसका साइड जो है वो 7 है। अब बोल रहे इसके ऊपर में ना एक हेमीस्फीयर रखा जा रहा है, हेमीस्फीयर मतलब कटोरा टाइप का आधा गोला, ठीक है, ऐसा ऊपर में रखा जा रहा है इस टाइप से। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, ये फिगर अलग टाइप से बना दिया है, और इसका डायमीटर कितना होगा। तो समझो ऊपर से अगर देखेंगे, ऊपर वाला व्यू, ये टॉप वाला व्यू हम बता रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से कुछ इस टाइप से दिखेगा कि यहाँ पे पूरा ऐसा है कि इसके ऊपर में क्या रहेगा, एक ऐसा ऊपर में कटोरा टाइप में रहेगा, है ना, ठीक है, ऊपर में एक कटोरा टाइप में, ऊपर में फुटबॉल, आधा फुटबॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा। तो मैक्सिमम मतलब इसको कितना बड़ा आप बना सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं कि दोनों तरफ टच होगा। अब इससे बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं, और छोटा तो नहीं बनाएंगे क्योंकि बड़ा बोला है ना, तो बड़ा में क्या होगा, पूरा टच करेगा। तो टच करेगा मतलब ये पूरा लंबा कितना है, पूरा लंबा तो 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 हो गया। तो डायमीटर अगर 7 हो गया तो यहाँ पे रेडियस कितना निकल जाएगा, 7/2, इसको भी यहाँ पे लिख ही दीजिएगा ना, 7/2 रेडियस निकल जाएगा आर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका क्वेश्चन में बोला है कि आपको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म। ये जो सॉलिड बना है, मतलब ये जो यहाँ पे बना है, इसका क्या करना है, याद रखिए आर का वैल्यू कितना आ गया, 7/2 आ गया आर का वैल्यू। ये जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब किस किस जगह पे आप इसका पेंट करेंगे, यही होता है सरफेस एरिया। तो किस किस जगह पे पेंट करेंगे, तो मान लेते हैं हम लोग पूरा ब्लॉक का ले लेते हैं, मतलब कि पूरा जो क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a²। छोड़िए यहाँ पे लिखते हैं 6a²। ए क्या है, यहाँ पे साइड है, ये जो साइड है, साइड को ए माने हैं। अब पूरा पे तो पेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर ऊपर से देखें, ऊपर से अगर देखें तो ये जगह पे तो पेंट नहीं कर पाएंगे, इस जगह पे तो एक हेमिस्फीयर बना रहेगा, इसका मतलब इस जगह को माइनस करना होगा। तो 6a² मतलब ये पूरा चारों साइड और ऊपर नीचे पूरा सबको मिला करके। लेकिन हम लोग ऊपर तो पूरा पेंट नहीं कर रहे हैं ना, ये गोल वाला जगह पे पेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सर्कल बनेगा ऊपर से, तो माइनस करना होगा सर्कल का एरिया को, ठीक है। उसके बाद अब इसको भी तो पेंट करना है ना, इसको पेंट करना है, तो इसको अगर पेंट करना है, क्योंकि ये पेंट वाला कॉन्सेप्ट से आपको एरिया समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार आपको पेंट बोल रहा हूँ। इसको भी पेंट करना, तो ये तो हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का ये जो हेमीस्फीयर होता है, इस हेमीस्फीयर का इस चीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का, वो होता है 2πr², ठीक है। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 6a², इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस में है πr² और यहाँ पे प्लस में है 2πr², मतलब यहाँ पे 1πr² को घटाना है 2πr² में से, तो क्या बचेगा, 1πr² बच जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 7 था, प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू अभी मैंने बताया था यहाँ पे 7/2 लिखने के लिए, तो आर का वैल्यू 7/2 हो गया। तो 6 और 7 का स्क्वायर 49, ये वैसे रह गया, इसको 2 बार लिख दिया, 7 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11, यहाँ पे कितना आ गया 77/2, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 77/2 कितना आ गया 38.5, और दोनों को ऐड कर दिए, जो कि आंसर आ गया। फिर इसका और वाला क्वेश्चन है, अ पेन स्टैंड। तो एक क्या है, एक क्यूबाइडल ब्लॉक है, मतलब एक लकड़ी का ऐसा है। अब इसमें जो है इस टाइप का कितना होल किया गया है, 4 होल किया गया है पेन रखने के लिए, जो कि कोन आकार का है, कोन शेप का है। तो यहाँ पर 2 फिगर बन रहा है, एक बन रहा है क्यूबॉइड बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, कोन बन रहा है ना, 2 टाइप का फिगर बन रहा है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, इस टाइप से नहीं बनाइएगा एग्जाम में। एग्जाम में यह ना मेथड बहुत अच्छा रहता है। कौन सा मेथड, 4 क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड के लिए आप लिख दीजिए कि क्यूबॉइड के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर देखेंगे क्यूबॉइड के लिए क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख दीजिएगा। एल दिया हुआ है 15, एल 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, और बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और एच जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद कोन के लिए, कोन के लिए क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो रेडियस दिया हुआ है 0.5 और हाइट, अब देखिए इससे पहले भी उसके लिए भी तो एच ही लिखे थे, तो इसके लिए कैपिटल एच लिख लीजिए,
ठीक है। इसके लिए कैपिटल एच, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू है, 1.4 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है कि ये जो चार जो गड्ढा है ना, मतलब डिप्रेशन, उसको निकाल लिया गया। अब बताइए उसमें कितना लकड़ी बचा हुआ है। तो पूरा में से इसको माइनस कर देंगे। लकड़ी मतलब कि वॉल्यूम का बात हो रहा है, तो पूरा का वॉल्यूम में से इसको माइनस कर दीजिए। तो पूरा का वॉल्यूम क्या है, पूरा मतलब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच। और ये कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। लेकिन चार कोन है इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखो बुक भी क्या किया, यहाँ पे दोनों जगह सेम एच लिख दिया, लेकिन वैल्यू में अलग अलग कर दिया है। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था कि एक जगह पे कैपिटल एच लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे कैपिटल एच लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया एल बी एच, और ये चार कोन का वॉल्यूम हो गया 4 इंटू एक कोन का वॉल्यूम, जो कि 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, 4 इंटू। अब एल का वैल्यू, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू पुट कर दिए 4, 1/3 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 2 बार, और एच का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको देखो थोड़ा सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो फिलहाल ये तो देखो कैलकुलेशन इसका कैसे बनाएंगे। ये है हम लोग का 15 इंटू 10 इंटू 3.5। पॉइंट हटा, नीचे कितना आ गया 10, 10 और 10 क्या हो गया, कट गया। तो कितना बचा 15 इंटू 35, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगी। ठीक है, ये समझ में आएगी। अब इसको देखो कैसे करेंगे। ये है 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो गया 5/10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 5/10, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 14/10 हो जाएगा। देखो इससे ये कटा 2 बार में, इससे भी ये कटा 2 बार में, इससे ये कटा 2 के टेबल में 7 और ये 5। अब देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 से ये कट गया, ये 7, ये 7 को काट दिया। अब क्या क्या बचा देखो, अगर ध्यान दोगे तो ये 2 चीज़ बचा और ये 5 बचा, मतलब ऊपर में बचा 22 और ऊपर में कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 3 और 5। ठीक है, तो 22/15 बचा। अब 22/15 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 और यहाँ पे 22, तो डिवाइड कीजिए यहाँ पे 15 के 15। ठीक है, तो यहाँ 5 7, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0। ठीक है, और 15 4 60 होता है 60, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये कितना बचा 10 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ 1 0 लगाएंगे, 15 6 90 होता है ना, तो 90 कितना बचा 10 बचा है ना, घट करके पॉइंट लगा हुआ 1 0 लगा देंगे, फिर इतना बार में कितना होता है 90, ये रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो रिपीट होते जाएगा तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब हम लोग 2 डिजिट में इसको लिखेंगे तो राउंड ऑफ करना पड़ता है, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसमें एक जुड़ जाता है, तो कितना आ जाएगा 1.47। ठीक है, ये क्यों होता है 7, जब ये 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक जुड़ जाता है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मीन निकालने के लिए। तो मीन के लिए सबसे पहले ये डेटा को आप खड़ा खड़ा लिख दीजिए वर्टिकल फॉर्म में। तो ये जो भी है इसको लिख दिए, फिर ये फ्रीक्वेंसी को लिख दिए। अब याद रखना है यहाँ पे कि हम लोग एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं, इसका बीच वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू कैसे निकलता है, दोनों को प्लस कर दीजिए, 100 + 120/2, तो कितना आ गया 220/2, कट करके आ गया 110। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, 120 और 130 के बीच में 140 के बीच में क्या आएगा 130 आएगा, हो गया। अब यहाँ पे एफ एक्स निकालना पड़ता है, आई को भूल जाइए, यहाँ पे जो आई सिर्फ आप एफ एक्स लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। फिर इसका टोटल करना पड़ता है, टोटल कर लीजिए, इसका भी टोटल करना पड़ता है, मतलब एफ का टोटल और एफ एक्स का टोटल, जो भी आंसर आएगा, ये सिग्मा ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स, जो भी आंसर आएगा दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइड कर दिए, देखो 0 0 कर दिया। ठीक है, ये ऊपर में रखें और इसको नीचे में, फिर डिवाइड करके आंसर आ गया 145.2। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मॉड निकालने का। तो मॉड निकालने के लिए भी सेम वही डेटा को क्या कीजिए, दोनों को वर्टिकल फॉर्म में लिख लीजिए। क्या है 5 से 15, फिर उसके बाद है 15 से 25, फिर उसके बाद है 25 से 35, फिर यहाँ पे 35 से 45 और 45 से यहाँ पे 55, फिर उसके बाद लिखिए कितना है 6 11 21 23 14। मॉड के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू है उसको हम लोग मार्क करते हैं, तो कितना है 35 से 45 तक,
तो 35 से 45 तक क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। अब अगर इसको मॉडल क्लास बोले तो इसको एल बोलते हैं, जो 35 से छोटा वाला लोअर लिमिट वो एल हो गया। इसके बीच का जो गैप है, गैप मतलब दोनों को माइनस कीजिए, है ना, गैप, ये डैश जो है ये माइनस नहीं है, ये हाइफन है, तो 35 से 45 तक कितना है, 10 होगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू रहता है ना, जो सबसे बड़ा वाला, उसको बोलते हैं F1, इसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2 बोलते हैं, ठीक है। तो F1 कितना आ गया, ये F0 ऊपर वाले को और F2 बाद वाले को। अब फॉर्मूला होता है मॉड का L प्लस फिर यहाँ पे F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। अब ये देखिएगा, ये जो 1 और 0, ये 1 0 2 ये लिख रही है, ये सिंबल दिखा रहा है कि ये F1 वाला वैल्यू है, ना कि ये मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा। अब लिख दीजिए L कितना है, 35 है, F1 कितना है, 23 है, ये जितना भी है 2 इंटू ये इंटू करके। अब यहाँ पे एक मिस्टेक होता है इस जगह पे, नीचे पे क्या होता है, बच्चे लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस कर देते हैं, जबकि बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये 46 आ गया, और इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, चाहे उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे बुक में किया है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 46 आ गया, ये ऊपर माइनस होकर के 2 बच गया। अब 46 और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 5 25, और फिर यहाँ पे 14 है, तो कितना बच गया 11, तो नीचे आ गया 11। अब यहाँ पे 20 मतलब 2 इंटू 10 20/11 पॉइंट में निकाल दिया गया 1.8, कैसे आ गया, इसको ही डिवाइड करके, ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर दिया गया, आइए आंसर 5 नंबर। 52 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन के लिए भी वही सेम, ये जो डेटा है उसको वर्टिकल लिख दीजिए, जो फ्रीक्वेंसी उसको वर्टिकल लिख दीजिए। मीडियन के लिए याद रखिएगा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 2 ऐसे लिख दीजिए, फिर उसके बाद इसको ऐड कीजिए 2 में, तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 आ गया, 5 को लिख दिए। अब 5 जो आ गया, 5 में फिर नेक्स्ट को ऐड कीजिए 8, तो कितना हो गया, 8 5 13 हो गया 13। फिर 13 जो आ गया, 13 में फिर 6 को ऐड कीजिए, तो 36 से कितना हो गया 19, है ना, ऐड किए तो। फिर 19 में फिर ऐड करेंगे ये 5 को, तो कितना आ गया 25। फिर 25 में इस 3 को ऐड कीजिए, कितना आ गया 28। फिर 28 में 2 को ऐड कीजिए 30। याद रखना ये दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम सेम आता है, और इसको n बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 30 आ गया, तो जैसे ही n का वैल्यू 30 आ गया ना, n का वैल्यू 30 आने के बाद आपको क्या करना है, इसको हाफ निकालना है। हाफ कितना आ गया, आधा कर दीजिए, 30 का आधा 15। अब जस्ट 15 से बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी को देखना, और वही हम लोग का मॉडल क्लास होगा। तो चलिए देखते हैं 15 से बड़ा वाला, 15 से बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। तो 15 से बड़ा वाला इसमें देखिए कौन सा है, 19 वाला है। 19 वाला को ऐसे कलर कर दीजिएगा, गोल घेरा कर दीजिएगा, तो कितना आ गया 55 से 60, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि जो मीडियन क्लास है वो कितना आ गया, 55 से 60 आ गया, ठीक है। तो 55 से 60 आ गया, तो यहाँ पे एल मतलब लोअर लिमिट कितना हो गया 55, और एच मतलब इसका गैप कितना है 55 से 60 मतलब 5 का गैप है। एफ फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो 6 है। बस एक चीज़ याद रखोगे, जो CF होता है, CF हम लोग ऊपर वाला को लेते हैं, ये जो गोल किए उससे ऊपर वाला मतलब 13 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। बस यही सब वैल्यू को देखिए यहाँ पे लिखा है। 15 से बड़ा जो n/2 आया, n/2 यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 15, तो 15 से बड़ा वाला CF 19 हो गया। 19 वाला को ऐसे कलर जो हम लोग किए थे, तो क्लास कितना आ गया था 55 से 60, n/2 इतना हो गया लोअर लिमिट, और ये फ्रीक्वेंसी वही सब, CF ऊपर वाला, H इसका गैप। अब फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। अब सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, L का वैल्यू 55, n/2 15, CF 13, F 6, H, ठीक है। ये 55 आ गया, ऊपर में माइनस किया तो 2 बचा, नीचे 6 आ गया, और यहाँ बगल में 5 है, तो 2 से ये कट गया 3 बार में, है ना। अब 3 और यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 और नीचे ये कट करके कितना 3, तो 5/3 आ गया। 5/3 को डिवाइड करेंगे, ये तो 55 एज इट इज़ लिखा है, देखो डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है 1 3, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, पॉइंट लगा दिए 0, 6 बार में 18। अब ये 6 6 6 6 आते जाएगा, तो इसको राउंड फिगर में कैसे लिखेंगे 6 लिख दिया 1.6। जब 6 6 6 रिपीट होता जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये 5 या 5 से 5 या 5 से बड़ा रहेगा, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो ये 7 हो गया। तो आइए यहाँ पे 1.67, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया 56.67।
ठीक है, तो इसी के साथ ये जो सेट 3 है वो फिनिश हो गया है ना। सेट 1 और सेट 2 भी मैंने चैनल में अपलोड कर दिया है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो इंस्टा आईडी है मैथ्स विद शंकर सर, उसमें आप जा करके मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका जो डाउट रहे उसको सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू।